Hello everyone, today we discuss Odd Intimation of Immortality, a very famous poem by English romantic poet William Wordsworth. आज की वीडियो में हम इस पोइम को लाइन बाय लाइन डिस्कस करेंगे। इस पोइम को इन्होंने 1804 में कंप्लीट किया था, मतलब लिख लिया था। वैसे तो इसको दो पार्ट में उन्होंने लिखा था। फर्स्ट पार्ट मतलब कुछ स्टैंजा इसकी 1802 में उन्होंने कंप्लीट कर ली थी। दैन कुछ स्टैंजा इसकी उन्होंने 1804 में की थी। एंड फाइनली इनका जो फेमस पोइटिक वॉल्यूम है, पोइम इन 2 वॉल्यूम्स, 1807 में जो आया के अंदर इन्होंने इसको पब्लिश कराया था। ठीक है, सो ये उनकी बहुत ही फेमस पोइम है। सो फर्स्ट स्टैंजा में विलियम वर्ड्सवर्थ बोलते हैं, देयर वॉज अ टाइम। पहली जो लाइन है वो स्टार्ट करते हैं, देयर वॉज अ टाइम, कि एक समय की बात है। जैसे बचपन में हम लोग स्टोरी वगैरह नहीं पढ़ते थे कि वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है कि एक राजा था, है ना, या पास में ही एक किसान रहता था। तो ये सब मतलब एक इफेक्ट क्रिएट करने के लिए ऐसी लाइन से मतलब शुरुआत की जाती है, जिससे कि जो रीडर होते हैं उनका फोकस जो है यहाँ पर बढ़ जाए। तो देयर वॉज अ टाइम से पता चल गया हम लोगों को कि यहाँ पर कोई पुरानी बात जो है वर्ड्सवर्थ यहाँ हमें बताना चाहते हैं। तो वो कह रहे हैं, देयर वॉज अ टाइम, एक टाइम था, व्हेन मिडो मतलब घास के मैदान, ग्रोव एंड स्ट्रीम, ठीक है। मिडो घास के मैदान, ग्रोव मतलब पेड़ पौधे, है ना, बाग बगीचे, एंड स्ट्रीम मतलब झरने, द अर्थ एंड एवरी कॉमन साइट टू मी डिड सीम। मुझे ऐसा लगता था, मतलब धरती के ऊपर हर नज़ारा मुझे ऐसा लगता था एप्रोल्ड इन सेलेस्टियल लाइट। मतलब वो मतलब ईच एंड एवरी साइट जो सेलेस्टियल लाइट से कवर है। मुझे ऐसा लगता था जैसे कि ये जो धरती है, इसका हर चीज़ ने एक तरह से कोई सेलेस्टियल लाइट, कोई दैवीय शक्ति को पहन रखा हो। एप्रोल मतलब पहनना, तो पहन रखा हो, ऐसा मुझे लगता था। द ग्लोरी एंड द फ्रेशनेस ऑफ अ ड्रीम, ठीक है। वो जो ग्लोरी है, वो जो ग्लोरी थी, मतलब जो चमक थी जो मुझे दिखाई देती थी, एंड द फ्रेशनेस, जिस फ्रेशनेस की और ग्लोरी की वो बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं ऑफ अ ड्रीम। वो अब उन्हें एक ड्रीम जैसी लगती है। इट इज़ नॉट नाउ एज इट हैड बीन ऑफ योर, ठीक है। सो अब वो कह रहे हैं कि वो ऐसा अब नहीं है जैसा पहले मेरे साथ होता था। मतलब वही वाली बात वो रिपीट कर रहे हैं कि एक टाइम था जब वो सारी चीज़ें जब देखते थे धरती के ऊपर, चाहे वो मिडो हो, है ना, घास के मैदान हो, पेड़ पौधे हों, झरने हों, धरती के ऊपर हर वो चीज़ वो देखते थे। उनको ऐसा लगता था कि उस वो कोई दैवीय शक्ति ने उन चीज़ों को कवर कर रखा हो, कोई डिवाइन पावर उनके साथ हो, ऐसा उनको लगता था। बट वो जो ग्लोरी है जो उन्हें दिखाई देती थी पहले, ठीक है, जब वो छोटे थे, वो एक्चुअली यहाँ पर बचपन की बात कर रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि वो जो ग्लोरी एंड जो फ्रेशनेस जो नेचर के अंदर उन्हें हर सीन के अंदर जो दिखाई देती थी, नाउ वो क्या है, मिसिंग है। वो जा चुकी है अर्थ से, अब वो उनको नहीं दिखती। इट इज़ नॉट नाउ एज इट हैथ बीन ऑफ योर, जैसे मतलब अभी वो चीज़ें उनको ऐसी नहीं दिखती जैसे कि उनको पहले दिखा करती थी। तो योर का मतलब होता है पहले, ठीक है। तो वो चीज़ें अब उनको ऐसी नहीं दिखती। टर्न टर्न वेयर सो एवर आई मे, बाई नाइट और डे। तो कहते हैं कि मैं कहीं भी चला जाऊँ, चाहे दिन हो, चाहे रात हो चाहे दिन हो, मैं कहीं भी चला जाऊँ। द थिंग्स विच आई हैव सीन, जो चीज़ें मैं देख चुका हूँ, आई नाउ कैन आई नाउ कैन सी नो मोर, कि मैं अब उन चीज़ों को कभी दोबारा से नहीं देख पाऊंगा, या अब उन्हें नहीं देखता हूँ। मतलब उन चीज़ों को वो मिस करते हैं, है ना, जो चीज़ें वो पहले देखा करते थे। तो एक तरह से विलियम वर्ड्सवर्थ यहाँ पर जो उनका जो बचपन है, चाइल्डहुड है ना, या फिर यूथ है, उसके लॉस की बात करते हैं कि एक टाइम था जब ऐसे ऐसे उनके साथ होता था, बट अब ऐसा वो फील नहीं करते हैं, ठीक है। फिर सेकंड स्टेंजा में वो बोलते हैं, द रेनबो कम्स एंड गोज एंड लवली इज़ द रोज, ठीक है। रेनबो आता है एंड जाता है, एंड लवली इज़ द रोज, और फूल क्या है, सुंदर हैं। द मून डथ विद डिलाइट लुक अराउंड हर व्हेन द हेवंस आर बेयर। तो ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि चीज़ों में कोई कमी आ गई है। रेनबो कम्स एंड गोज, यानी कि जो रेनबो है वो अभी भी आता है जाता है। वो चीज़ें जो पहले होती थी वो अभी भी हो रही हैं, अभी भी सुंदर है। एंड लवली इज़ द रोज, जो फूल पहले जैसे सुंदर थे वो अभी भी सुंदर हैं। द मून डथ विद डिलाइट, जो मून है वो बहुत ही ज़्यादा डिलाइटफुल है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है। लुक राउंड हर व्हेन दी हेवंस आर वेयर, जब वो देखता है हेवंस को, हेवंस से मतलब है यहाँ पर स्काई। तो कह रहे हैं कि लुक, जो मून है ना, मून
चंद्रमा, वो अभी भी कैसा लगता है उनको, डिलाइटफुल लगता है जब वो हेवंस को देखता है। जब ये क्या होता है, बेयर होता है, मतलब साफ होता है, जब साफ स्काई होता है रात के टाइम पर, और जब मून जो चंद्रमा जो होता है वो फैला हुआ होता है, तो अभी भी वो उतना ही डिलाइटफुल लगता है ना। फूल अभी भी सुंदर है, स्टिल एवरीथिंग इज ब्यूटीफुल इन नेचर, है ना। रेनबो कम्स एंड गोज, रेनबो अभी भी आता है एंड जाता है। वाटर ऑन स्टेरी नाइट, है ना। फिर वाटर की बात वो करते हैं, आर ब्यूटीफुल एंड फेयर, है ना। मतलब जैसे जो स्काई होता है, स्काई में जो स्टार वगैरह शाइन करते हैं रात के टाइम पर, फिर उनका जो रिफ्लेक्शन है वो वाटर के अंदर पड़ता है, तो वो जो नज़ारा होता है वो भी सुंदर लगता है ना। तो जो नेचर के अंदर हर एक चीज़ की बात वो बड़े अच्छे से करते हैं, क्योंकि एक नेचर पोइट है विलियम वर्ड्सवर्थ, तो एक एक चीज़ को भी वो पॉइंट आउट करते हैं, नोटिस करते हैं। फिर कहते हैं द सनसाइन इज़ ग्लोरियस वर्थ। तो सनसाइन मतलब यहाँ पे सूरज की अब वो बात कर रहे हैं ना, पहले उन्होंने चंद्रमा की बात की, रेनबो की बात की, फूलों की बात की, अब कह रहे हैं सनसाइन इज ए ग्लोरियस वर्थ, कि जो सनसाइन है, सूरज का उगना, वो भी क्या है, बहुत ही अपने आप में एक शानदार है। वो सूरज का उगना, है ना, जैसे क्योंकि जब सूरज उगता है तो एक नए दिन की शुरुआत होती है। वो सुबह की नज़ारे की यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जब प्रातःकाल का जो समय होता है, सूर्य उगता है ना, एक नई दिन की शुरुआत होती है, लोग अपना अपना काम स्टार्ट कर देते हैं एंड एवरीथिंग जो सुबह के टाइम पर होती है। तो वहाँ पर वो सनसाइन को भी सुंदर बता रहा है, मतलब सूरज का उगना एक तरह से। बट येट आई नो वेयर एवर आई गो दैट अर्थ हैज़ पास्ड अवे ए ग्लोरी फ्रॉम दी अर्थ। लेकिन वो कह रहा है कि मैं सब कुछ जानता हूँ कि कुछ भी नहीं बदला है, सब कुछ वैसा ही है जैसे पहले हुआ करता था, बट स्टिल मैं कहीं भी चला जाऊँ, मुझे वो चीज़ें अब फ़ील नहीं होती जैसे पहले होती थी। वो वही बात रिपीट कर रहे हैं कि जो जो डिवाइन ग्लोरी एंड डिवाइन पावर जो धरती पर पहले थी, वो अभी नहीं है, यानी कि डिवाइन ग्लोरी हैज़ पास्ड अवे फ्रॉम द अर्थ। वो कहना चाह रहे हैं कि जो डिवाइन ग्लोरी धरती पर थी, अब वो यहाँ से जा चुकी है, वो बात अब नहीं है। ठीक है, आगे बोलते हैं थर्ड स्टैंजा में। नाउ वाइल द वर्ड्स द सिंग अ जॉयस सॉन्ग, जबकि चिड़ियाएँ जो हैं वो एक मधुर गाना गाती हैं जैसे पहले गाती थी। एंड वाइल द यंग लैम बाउंड एज टू द टैबर साउंड, और ये जो लैम्ब होते हैं वो क्या करते हैं, टैबर साउंड यानी कोई तबले की धुन पर वो भी नाचते हुए सुंदर लगते हैं। टू मी अलोन देयर कम ए थॉट ऑफ ग्रीफ, लेकिन वो अपने बारे में कहते हैं कि मुझे क्यों एकदम से इस दुख ने, इस ग्रीफ ने घेर लिया है। यानी कि एवरीथिंग इज स्टिल ब्यूटीफुल, बट वर्ड्सवर्थ इज़ नॉट हैप्पी, अंदर से वो हैप्पी नहीं है। उनको एक तरह से वही बता रहे हैं वो कि वो चीज़ें वो फील नहीं कर रहे हैं जो वो पहले करते थे। तो वो कह रहे हैं कि टू मी अलोन, कि मैं अकेला ही ऐसा हूँ, देयर कैम ए थॉट ऑफ ग्रीफ, की मुझे यहाँ पर जो दुख है उसने एक घेर लिया है। अ टाइमली अटरेंस गेव द थॉट रिलीफ, फिर वो कह रहे हैं कि एक टाइमली अटरेंस मत ने मुझे क्या दिया, उस ग्रीफ से रिलीफ दिया। यानी कि जो ग्रीफ वो महसूस कर रहे थे उससे उन्हें रिलीफ मिला। वो कैसे मिला, यहाँ पे आगे बताएंगे। एंड आई अगेन एम स्ट्रॉन्ग, और वो स्ट्रॉन्ग फील करने लगे। द कैटरेक्ट ब्लो दियर ट्रम्पेट फ्रॉम द स्टीप, वो कह रहे हैं कि ये जो झरने जो होते हैं, जब स्टीप मतलब स्टीप का मतलब होता है पर्वत, तो पर्वत से जब गिरते हैं ना तो एक अलग ही साउंड क्रिएट हो जाती है। नो मोर सेल ग्रीफ ऑफ माइंड दिस सीजन रॉन्ग, क्योंकि मेरे ग्रीफ का, अगर मैं दुखी होऊंगा तो ये बहुत ही गलत होगा नेचर के साथ, कि मैं मतलब ऐसे टाइम पर जबकि एक अच्छा माहौल है, नेचर में एक खुशनुमा माहौल है, और मैं दुखी हो जाऊं, तो ये ठीक नहीं है। तो फिर वो यही बोल रहे हैं कि ये सारी एक एक थॉट मतलब उनको परेशान कर रहा था, लेकिन फिर वो एक अपना जो थॉट है वो साइड में रख देते हैं, क्योंकि जब वो झरने वगैरह की आवाज़ें सुनते हैं, है ना, नेचर के कांटेक्ट में आते हैं, तो वो फिर से थोड़ा सा एक उनमें एक अच्छी सी फीलिंग आ जाती है। वो कहते हैं कि ठीक नहीं है कि मैं जो है अपना दुख व्यक्त करूं और सीज़न जो चल रहा है नेचर में उसे ख़राब करूं, क्योंकि ये इस समय, जिस समय पर वो ये पोइम लिख रहे हैं, कंपोज कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो इंग्लैंड है वहाँ पर मई का महीना चल रहा है, और मई का महीना इंग्लैंड में बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि थोड़ा स्प्रिंग आ जाता है। जैसे हमारे यहाँ पे फरवरी में, मार्च में स्प्रिंग का महीना आ जाता है, चारों तरफ फूल खिले लगते हैं, एकदम अच्छा खुशनुमा एटमॉस्फेयर हो जाता है, तो वो वाला जो माहौल है यहाँ पर वो बता रहे हैं। आई हियर द इको थ्रू द माउंटेन्स थ्रू द विंड्स कम टू फ्रॉम द फील्ड्स ऑफ स्लीप, तो कह रहे हैं मैं जो माउंटेन से ये जो झरने गिर रहे हैं पर्वतों से, उसकी जो ठीक है, उसकी जो
आवाज़ है। एक तरह से नेचर में क्या होती है, इको मतलब एक गूंज सी हो जाती है ना, नेचर की चारों तरफ से हवा का आना, पानियों का गिरना, कल कल की आवाज़ आना। तो क्योंकि वो नेचर पोइट है तो वो ये सारी चीज़ों को अपने अंदर एक फील करने लग जाते हैं। तो वो सारा जो साउंड है, एक उससे एक नेचर के अंदर एक इको है ना क्रिएट हो गया, एक गूंज सी उत्पन्न हो गई है, जिसकी वजह से वो स्ट्रॉन्ग अपने आप को फील करने लगते हैं। तो इसी लाइन को वो यहाँ पर आगे जोड़ते हुए कहते हैं, है ना, कि जो विंड्स है वो अब फील्ड से विंड्स आ रही है तो वो उसको महसूस कर रहे हैं। एंड ऑल द अर्थ इज़ गे, पूरी की पूरी जो धरती है, गे का मतलब होता है खुश है ना। एंड ऑल द अर्थ इज़ गे, लैंड एंड सी, लैंड एंड सी का मतलब है कि जो धरती है ना उसका हर जीव जंतु क्या है, खुश है अपने आप में, चाहे फिर वो धरती पर रहता हो चाहे वो समुद्र में रहता हो। यानी एवरी क्रीचर इज़ हैप्पी ऑन दी अर्थ बिकॉज यहाँ पर स्प्रिंग आ चुका है, मई का महीना जो है वहाँ चल रहा है। गिव देम सेल्फ अप टू जॉलिटी, और सबने अपने आप को उस धरती माँ की खुशी में या फिर कह लो नेचर की खुशी में अपने आप को समर्पित कर दिया है ना, अप टू जॉलिटी। एंड विद द हर्ट ऑफ मे, तो उन सब ने जो क्रीचर हैं धरती के, उन्होंने अपने आप को इस धरती माँ की खुशी में, अपने आप को नेचर की खुशी में समर्पित कर दिया। एंड विद द हर्ट ऑफ मे, और किसके मतलब हर्ट ऑफ मे का मतलब है वही मई का महीना यहाँ पे क्योंकि आ चुका है, तो उसकी वजह से जो खुशहाली आई है उसमें सबने सब अपने आप को समर्पित कर दिया है। डथ एवरी बीस्ट कीप हॉलीडे, लगता है कि हर जानवर या हर कोई क्रीचर क्या है, अपने हॉलीडे में एक फील कर रहा है, मतलब छुट्टी पर आया हुआ ऐसा लग रहा है। दाउ चाइल्ड ऑफ जॉय, तुम तो खुशी के चाइल्ड हो, एक बच्चे से वो यहाँ पे विनती करते हुए कहते हैं, शाउट राउंड मी, कि मेरी तरफ मेरे चारों ओर चिल्लाओ, लेट मी हियर दाई शाउट, मुझे तुम्हारी आवाज़ जो है वो सुनाई देनी चाहिए। दाउ हैप्पी शीफर्ड बॉय, क्योंकि तुम क्या हो, बहुत ही ज़्यादा खुशहाल सीफर्ड बॉय हो, एक बच्चे से वो यहाँ पर कहते हैं, क्योंकि सभी खुश हैं वहाँ पर, चाहे आप जीव जंतु हों, पक्षी हों, बच्चे हों, एवरी वन इज़ हैप्पी बिकॉज मई का महीना आया हुआ है, ठीक है। एंड फोर्थ स्टैंजा में बोलते हैं, ये ब्लेस्ड क्रीचर है ना, वो वही जो धरती पर जो सभी जीव जंतु हैं जो खुश हैं उनको एड्रेस करते हुए बोलते हैं कि अरे तुम तो ब्लेस्ड क्रीचर हो, आई हैव हियर द कॉल ये टू ईच अदर मेक, तो यहाँ पे ये का मतलब है यू, है ना, और यहाँ पे भी ये का मतलब है यू। तो वो कह रहे हैं यू ब्लेस्ड क्रीचर, कि तुम क्या हो, बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हो। आई हैव हियर द कॉल, और मैं सुन सकता हूँ, यू टू ईच अदर मेक, यानी कि मैं उन बातों को सुन सकता हूँ जो तुम आपस में एक दूसरे से कर रहे हो। आई सी, और मैं देखता हूँ, द हेवंस लाफ विद यू इन योर जुबली, और मैं ये भी देखता हूँ कि किस तरह से हेवन यानी कि गॉड कैसे तुम्हारी खुशी में खुश है, यानी कि भगवान खुद भी तुम्हारी खुशी में क्या कर रहे हैं, एक तरह से पार्टिसिपेट कर रहे हैं, क्योंकि तुम मतलब पूरी धरती खुश है। माई हर्ट इज़ एट योर फेस्टिवल, मैं भी अपने दिल से तुम्हारी इस खुशी के फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करता हूँ। माई हैड हैड इट्स कोरोनल, और मैं फील करता हूँ कि कैसे मेरे हैड ने एक कोरोनल मतलब होता है एक ताज पहनना। तो यहाँ पर वर्ड्सवर्थ कह रहे हैं कि और मैं दिल से तुम्हारे इस खुशी के माहौल में अपने आप को पार्टिसिपेट कराता हूँ, और जो मेरा और उस खुशी से वो ऐसा फील करते हैं कि जैसे उनके हैड ने कोई ताज पहन लिया है खुशी का, ठीक है। सो वो ये ऐसे बोलते हैं। फिर बोलते हैं द फुलनेस ऑफ योर ब्लिस, ठीक है। आई फील इट ऑल, जो फुलनेस है तुम्हारी खुशी की, जो मतलब जो पूरी खुशी है उन क्रीचर्स की, उसको वो फील करते हैं। आई फील इट ऑल, और मैं इसको पूरी तरह से फील करता हूँ। ओ इवल डे, इफ़ आई वर सलन, ये बहुत ही गलत होगा कि मैं आई वर सलन से मतलब वही है कि मैं दुखी रहूं, क्योंकि वर्ड्सवर्थ कहते आ रहे हैं ना लास्ट 3 स्टेंजा से कि समथिंग इज़ मिसिंग एंड ही वाज नॉट ओके, है ना, कुछ वो मिस कर रहे हैं या कुछ चीज़ वो फील कर रहे हैं, समथिंग इज़ मिसिंग फ्रॉम द अर्थ। तो वो सारी चीज़ें वो फील कर रहे हैं, लेकिन एक साइड में वो ये सारी चीज़ें भी बता रहे हैं कि नेचर का पूरा डिस्क्रिप्शन भी दे रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि ओ ईविल डे, इफ़ आई वर सलन, मतलब सलन का मतलब है कि अगर मैं दुखी होऊंगा तो ये बहुत ही ख़राब दिन होगा, क्योंकि वो नेचर से प्यार करते हैं तो नेचर के फेस्टिवल को ख़राब नहीं करेंगे अपनी मूड की वजह से। बेसिकली वो ये कहना चाह रहे हैं। तो कह रहा है ओ विल डे इफ़ आई वर सलन, ना बहुत ही ख़राब दिन होगा अगर मैं दुखी रहूँगा। वाइल अर्थ हर सेल्फ इज़ एडॉर्निंग, जबकि धरती खुद अपने आप को एडॉर्न कर रही है, दिस स्वीट मे मॉर्निंग, इस स्वीट मे के मॉर्निंग में।
एंड द चिल्ड्रन आर कलिंग ऑन एवरी साइड, और जो बच्चे हैं वो कलिंग मतलब होता है तोड़ना, मतलब हर तरफ से हर साइड से वो फूल तोड़ रहे हैं, क्योंकि वही स्प्रिंग है, स्प्रिंग का महीना है, हर तरफ फूल खिले हुए हैं, तो बच्चे क्या कर रहे हैं, हर तरफ से फूल तोड़ रहे हैं। इन 1,000 वैली फार एंड वाइड, क्योंकि यहाँ पर वो देख रहे हैं हज़ारों वैलियाँ हैं, दूर दूर तक फैली हुई हैं, उसमें फ्रेश फ्लावर्स खिल रहे हैं, और उन्हीं फ्रेश फ्लावर्स को यहाँ पर बच्चे जो है कलिंग तोड़ रहे हैं, ठीक है, एवरी साइड। वाइल द सन शाइन वार्म, और जो सन है वो एकदम से शाइन कर रहा है, एंड द बेब लीप्स अप ऑन हिज मदर्स आर्म, और जो बच्चे हैं, बेबी मतलब कोई बच्चे अपनी माओ की गोद में क्या कर रहे हैं, उछल रहे हैं, मतलब वो भी खुश हैं, हर चीज़ खुश है। आई हियर विद जॉय आई हियर, तो खुशी से सुनते हैं, और एक इफेक्ट क्रिएट करने के लिए पोइम में है ना, पोइटिक इफेक्ट क्रिएट करने के लिए इस चीज़ को वो रिपीट करते हैं। तो वैसे ये एक डिवाइस होती है जिसको हम रिपीटिशन बोलते हैं ना, तो रिपीटिशन का यहाँ पर इन्होंने पोइट ने यूज़ किया, कह रहा है आई हियर विद जॉय आई हियर, मैं सुनता हूँ, बट देयर इज़ अ ट्री, लेकिन यहाँ पर एक ट्री है, एक पेड़ है, ऑफ मैनी, मतलब बहुत सारे पेड़ हैं, उनमें से एक पेड़ ऐसा है, वन अ सिंगल फील्ड में, विच आई हैव लुकड अपॉन, जिसको मैंने देखा, बोथ ऑफ देम स्पीक ऑफ समथिंग दैट इज गॉन, वो दोनों मुझसे कह रहे हैं कि कुछ चला गया है, फिर से वो वही अपना जिस पॉइंट पर अटके हुए हैं वहीं पर आ गए, और कह रहे हैं कि सिंगल फील्ड है ना, और सिंगल फील्ड में एक पेड़ जो खड़ा हुआ है, वो दोनों मुझसे क्या कह रहे हैं कि समथिंग दैट इज गॉन, कुछ है जो जा चुका है, द पैंसी एट माई फीट, और मेरे पैरों में क्या पड़ा है, पैंसी मतलब होता है एक तरह का फूल होता है ये पैंसी, तो कह रहे हैं कि जो पेंसी मेरे पैरों में है, जस्ट द सेम टेल रिपीट, वो भी वही टेल रिपीट कर रहा है, मतलब कौन सी रिपीट, कि समथिंग दैट इज गॉन, कि कुछ है वो यहाँ से जा चुका है, वही कहने का मतलब है कि वो उसी डिवाइन ग्लोरी की, डिवाइन पावर की बात कर रहे हैं विलियम वर्ड्सवर्थ, जो कि अब इस धरती से जा चुकी है, दैट हैज पास्ड फ्रॉम दिस अर्थ। वाइदर इज फ्लैट द विजनरी ग्लीम, क्या ये कोई विजनरी ग्लीम थी, ये क्या मतलब कोई काल्पनिक चमक थी जो वो अब तक देखते आ रहे थे, मतलब अभी जो इतनी चीज़ों का उन्होंने यहाँ पे जिक्र किया, वो कह रहे हैं कि क्या ये सब कुछ काल्पनिक था, वेयर इज़ इट नाउ, अब ये कहाँ है, द ग्लोरी एंड द ड्रीम, ये वो जो ग्लोरी थी, वो जो देख रहे थे अभी, वो क्या था, वो ग्लोरी वास्तव में थी या कोई सपना था, ठीक है, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन पूछ रहे हैं विलियम वर्ड्सवर्थ अपने आप से, जैसे आपने अगर वो पोएम पढ़ी हो जॉन कीट्स की, नाइट एंगल, और टू ए नाइट एंगल, तो जिसकी जिसकी लास्ट लाइन यही है कि क्या मैं जाग रहा हूँ या सो रहा हूँ, वेयर इज़ द म्यूज़िक, वो मतलब है या मतलब जा चुका है, म्यूज़िक इज़ द फ्लड, ऐसे करके वो बोलते हैं, तो सेम यहीं से ऐसा लगता है कि जैसे यही लाइन्स हैं विलियम वर्ड्सवर्थ की जो जॉन कीट्स ने कॉपी कर ली हैं, तो वो कह रहे हैं कि क्या वो ये सारे जो कुछ मैं देख रहा था, क्या वो है या अभी जा चुकी है ना, अभी कहाँ गए वो सब कुछ नज़ारे जो मैं देख रहा था, ग्लोरी थी वो या फिर कोई सपना था, तो वो खुद से ही क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो फोर्थ स्टेंजा है ना, इन फोर्थ स्टेंजा में विलियम वर्ड्सवर्थ ने एक ही बात की है, बार बार रिपीट करते हुए, कि समथिंग हैज़ गॉन, कि कुछ चीज़ है जो धरती से जा चुकी है। अब फाइव स्टेंजा में वो कुछ चीज़ें चेंज करते हैं, मतलब पहले जो फोर स्टेंजा है ना, उसमें उन्होंने बताया है लॉस के बारे में, यूथ के लॉस के बारे में वो बात करते हैं, और जो है चाइल्ड हुड के लॉस के बारे में वो बात करते हैं। अब जो आगे की फोर स्टेंजा है, इसमें वो बताएंगे कि ये जो चीज़ें उनको, मतलब ये जो चीज़ें लॉस हुई हैं, उनके कारण क्या, रीज़न क्या है कि ये चीज़ें यहाँ से मिसिंग हैं, वो बताएंगे वो, है ना। तो फिफ्थ स्टेंजा में बोलते हैं, अवर वर्थ इज बच अ स्लीप एंड फॉरगेटिंग, कहते हैं कि हमारा जो जन्म है, मतलब हमारा जीवन तो एक स्लीप और एक फॉरगेटिंग है, और कुछ भी नहीं है, जीवन क्या है, एक स्लीप है और एक फॉरगेटिंग है, द सोल दैट राइजेज विद अस, जो सोल हमारे साथ रहती है, अवर लाइफ स्टार, वो हमारी लाइफ की स्टार है, ठीक है, हैज हैड एल्सवेयर इट्स सेटिंग, जिसकी सेटिंग क्या है, कहीं और है, अनंत दूर है ना, जो सोल हमारे साथ रहती है, मतलब वो कह रहा है कि जब हम जन्म लेते हैं तो हमारे अंदर एक आत्मा होती है ना, वो आत्मा आती है तभी तो हम जन्म लेते हैं, वरना हमारा हमारा जन्म क्या है, एक स्लीप और फॉरगेटिंग है, एक सोल है जो हमारे साथ रहती है, जो हमारी लाइफ की स्टार है, और जिसकी सेटिंग कहीं और है, जो कहीं और से आती है, एंड कम फ्रॉम अफार, वो जो कहीं दूर से आती है, बस आती है, नॉट एंटायर फॉरगेटफुलनेस एंड नॉट इन अटर नेगनेस, तो ये मतलब सब कुछ नहीं भूलती एकदम से,
क्योंकि ये पहले मतलब पहले जन्म में इंसान कुछ और होता है, फिर दूसरे जन्म में वो कुछ और होता है, तो जो पहली बात है वो भूल जाते। तो ऐसा नहीं होता, कुछ कुछ चीज़ें, कुछ कुछ जो धुंधली यादें होती हैं वो रहती हैं। बट ट्रेलिंग क्लाउड्स ऑफ ग्लोरी डू बी कम फ्रॉम गॉड। ठीक है, ट्रेलिंग क्लाउड्स ऑफ ग्लोरी यानी बहुत सारी ग्लोरी के साथ। क्लाउड्स ऑफ ग्लोरी का मतलब है बहुत सारी ग्लोरी। ग्लोरी कौन सी? देवीय चमक, है ना, जो ईश्वरीय जो चमक होती है उसके साथ। डू वी कम फ्रॉम गॉड, भगवान के यहाँ से हम आते हैं। हु इज़ अवर होम, मतलब जो कि हमारा घर है। ईश्वर का जो मतलब जो हेवन है वो क्या है? हमारा घर है। हेवन लाइज अबाउट अस इन अवर इन्फेंसी। जो हेवन है, हेवन मतलब भगवान। भगवान हमारे साथ हमारी इन्फेंसी में रहते हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि जो हमारे अंदर जो आत्मा विद्यमान है, वो आत्मा का वो वर्णन कर रहे हैं यहाँ पे कि वो भगवान के घर से आती है वो आत्मा। और उसमें क्या होती है? क्लाउड ऑफ ग्लोरी होती है। तो वो एक तरह से हमारे अंदर होती है वो आत्मा। तो इसलिए वो एक तरह से मतलब आत्मा कह लो या भगवान कह लो, आत्मा परमात्मा कहते हैं ना, एक ही बात होती है। तो एक तरह से जो हम जब बच्चे होते हैं तो भगवान का साया हम पर रहता है ना। भगवान हमारी रक्षा करते हैं ना। कहते हैं छोटा जो बच्चा होता है उसको मतलब चोट नहीं लगती, गिर जाएगा ज़मीन पर कितनी भी ज़ोर से कुछ होगा उसको लगेगी नहीं, वो हंसता रहेगा। तो क्योंकि भगवान का एक कवच सा होता है उसके चारों तरफ। तो वही बात है। उस तरीके से आप करेक्ट करके इसको समझ सकते हो कि हैवन लाइज अबाउट अस इन अवर इन्फेंसी, कि कैसे भगवान इन्फेंसी में हमारे साथ रहते हैं। यानी कि जो आत्मा है वो आत्मा का जो कवच है, जो आई है हेवन से हमारे अंदर, है ना, जो पिछले जन्म में कहीं और थी, इस जन्म में वो हमारे साथ है। तो वो हमारे साथ हमारी इन्फेंसी में रहती है। शेड ऑफ द प्रिजन हाउस बिगिन टू क्लोज। ठीक है, तो ये जो शेड है यानी कि इस लाइट की मतलब ये जो ग्लोरी, डिवाइन ग्लोरी है, इसकी जो शेड है ऑफ द प्रिजन हाउस, जब ये प्रिजन हाउस से आती है मतलब भगवान के घर से आती है, बिगिन टू क्लोज, ये बंद होने लगती है। ये धरती पर आकर क्या होता है कि धीरे धीरे कम होने लगती है अपॉन द ग्रोइंग बॉय। क्योंकि जब बच्चा क्या होता है, धीरे धीरे जैसे बच्चा बड़ा होता है वैसे वैसे ये जो डिवाइन ग्लोरी है ना कम होती जाती है। ठीक है, तो जो फर्स्ट फोर स्टेंजा हमने पढ़ी थी तो उसमें विलियम वर्ड्सवर्थ यही कह रहे थे कि वो जो डिवाइन ग्लोरी थी जो बचपन में उनके साथ रहती थी वो अब जा चुकी है। अब यहाँ पर वो बता रहे हैं कि कैसे वो डिवाइन ग्लोरी बचपन में ज़्यादा होती है, कैसे वो हमारे साथ रहती है। क्योंकि हम जब जन्म लेते हैं तो ईश्वर के पास से हमारे पास आती है, हमारे अंदर रहती है ना। और हमारे अंदर मतलब वो हर समय हमारे साथ रहती है, हमारी रक्षा करती है हर चीज़ से। और जैसे जैसे हम बड़े होते हैं धरती पर तो वो जो डिवाइन ग्लोरी है वो फेड होने लगती है ना। जब एक बच्चा क्या होता है, बड़ा बॉय बनता है, बॉय के बाद वो मैन बनता है, एडल्टहुड में आता है, फिर मतलब वही मैनहुड में जाता है, तो वो चीज़ें कम होने लगती हैं। तो कैसे वो लॉस होती है हमारे पास से, वही चीज़ यहाँ पे वो बता रहे हैं। बट ही बिहोल्ड द लाइट एंड वेंस इट फ्लोज ही सीज इट इन हिज जॉय। लेकिन जब वो देखता है इस लाइट को तो ऐसा नहीं है कि वो पूरी तरह से उसके पास से चली जाती है ना। कोई जैसे आप मान लो कि हम हैं, जैसे हम इंडिया में रहते हैं, ठीक है, और इंडिया से हम इंग्लैंड में चले जाएं तो हम इंग्लैंड की कल्चर को सीख जाएंगे, हम इंग्लिश बोलने लगेंगे, हम वहाँ के तौर तरीके, कपड़ा पहनावा सब कुछ अडॉप्ट कर लेंगे। लेकिन फिर भी अगर हम किसी इंडिया के व्यक्ति को वहाँ पर देखेंगे तो हम तुरंत उसको पहचान लेंगे। क्यों? कि हमारा जो ज़मीन है, हमारा जो अंतरात्मा है, सब कुछ हमारे देश से जुड़ा हुआ होता है। तो ऐसा नहीं है कि हम उस चीज़ में ढल गए और हम सब कुछ भूल गए। हम इंडिया को कहीं भी इंडिया की व्यक्ति को इंडिया की कोई भी चीज़ हमें दिखाई देगी तो हम तुरंत से हमको सब कुछ रिकॉग्नाइजेशन मतलब आ जाएगा कि ये ऐसे ऐसे हमारे देश की ये चीज़ है ना। तो इस तरीके से आप समझने की कोशिश करो। तो वही कह रहे हैं कि बट ही बिहोल्ड द लाइट, जब वो लाइट को देखता है, एंड व्हेन इट इज़ फ्लोज, जब वो उसके पास से गुजरती है उस बच्चे के पास से, ही सीज इट इन हिज जॉय, वो उससे खुशी महसूस करता है। क्योंकि वो कभी भूलता नहीं है, वो जो डिवाइन पावर है उसके साथ ही रहती है, डिवाइन ग्लोरी उसके आसपास रहती है। द यूथ हु डेली फार्दर फ्रॉम द ईस्ट मस्ट ट्रैवल, यानी कि जो यूथ है वो धीरे धीरे क्या होता है कि ईस्ट से है ना ट्रैवल करता है, दूर होता चला जाता है। जैसे एक सन होता है ना, वो ईस्ट में निकलता है उसी तरीके से, और वो धीरे 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 ट्रैवल करके कहाँ जाता है, वेस्ट में आ जाता है और वो छिप जाता है। तो अंततः इंसान का भी वही होता है ना कि वो जब जन्म लेता है, बच्चा होता है, धीरे धीरे बड़ा होता है और वो मतलब ईस्ट में एक तरह से जन्म लेता है और वेस्ट में आके वो मर जाता है, क्योंकि ट्रैवल करते करते उसका एंड हो जाता है। यूथ हु डेली फार्दर फ्रॉम द ईस्ट मस्ट ट्रैवल स्टिल इज नेचर प्रीस्ट एंड बाई द विजन स्प्लेंडेड इज ऑन हिज वे अटेंडेड। तो यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक की जो लाइंस हैं उसमें वो कह रहे हैं कि जो यूथ होता है वो डेली फार्दर, फार का मतलब होता है दूर होता चला जाता है, फ्रॉम द ईस्ट, मस्ट ट्रैवल,
है ना, क्योंकि वो ट्रैवल करता है। ट्रैवल मतलब अपने जीवन में आगे बढ़ता चला जाता है, उम्र उसकी बढ़ती है। तो वो क्या होता है कि जैसे एक सूर्य जो है ईस्ट में है ना निकलता है, लेकिन उसका जो सेटिंग कहाँ होती है, वेस्ट में होती है। वो ट्रैवल करता है और वेस्ट में आके छिप जाता है। सिमिलरली जो यूथ होता है, यानी कि एक बच्चा होता है, वो अपने जीवन में ट्रैवल करता है और धीरे 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 उस डिवाइन ग्लोरी से वो क्या हो जाता है, दूर हो जाता है, और स्टिल इज नेचर्स पीस। और फिर वो मतलब नेचर का वो पीस फिर भी रहता है, एंड बाई द विजन स्प्लेंडेड इन ऑन हिज वे अटेंडेड। तो जब भी वो नेचर अपने पास बुलाती है उसको, वो अपना दिखाती है, अपना विजन दिखाती है उसको, तो वो उसको ज्वाइन कर लेता है, क्योंकि पूरी तरह से वो उसको भूलता नहीं है। एट लेंथ द मैन परसीव इट डाई अवे, है ना। मतलब दूर जाने पर, एट लेंथ का मतलब है दूर जाने पर। उसी चीज़ को वो बार बार, जो विलियम वर्ड्सवर्थ हैं यहाँ पर उसी बात को थोड़ा अलग तरीके से कह रहे हैं, उसी चीज़ को सेम यहाँ पे वही रिपीट कर रहे हैं। कह रहे हैं एट लेंथ द मैन परसीव इट डाई अवे, यानी कि जो डिवाइन ग्लोरी है जिसको वो परसीव करता है मैन, उसके पास होती है, धीरे धीरे उसका जो मैजिक है वो ख़त्म हो जाता है। डाई अवे यानी कि डिवाइन ग्लोरी वो ख़त्म हो जाती है, एंड फेड इनटू द लाइट ऑफ कॉमन डे। यानी कि वो जो डिवाइन ग्लोरी होती है, जैसे जैसे वो उससे जो ह्यूमन है, बच्चा है, उससे दूर होता चला जाता है, वो फेड हो जाती है, और वो जो लाइट होती है डिवाइन लाइट, वो एक कॉमन डे की लाइट में बदल जाती है। समझ रहे हो। तो इस तरीके से फिर सिक्स स्टेंज यहाँ बोलते हैं कि अर्थ फिल्स हर लाइफ विद प्लीजर ऑफ हर ओन। फिर धरती, अब देखो, वो आत्मा जो थी वो तो स्वर्ग में रहती है ना, जब इन्फेंसी में बच्चे के साथ रहती है। धीरे धीरे बच्चा बड़ा होता है तो धरती की गोद में खेलने लगता है ना, फिर धरती के साथ उसका मतलब कनेक्टिविटी हो जाती है। तो यहाँ पे वही बता रहे हैं कि फिर वो डिवाइन ग्लोरी है, उससे तो बच्चा छूट जाता है, एक तरह से उसको भूल जाता है, लेकिन जो अर्थ है उसके साथ वो कनेक्ट हो जाता है ना, धरती के साथ। तो अर्थ फिल्स हर लैब विद प्लीजर ऑफ हर ओन। फिर धरती जो है उसे अपने तरीके से उसको प्लीजर देने लगती है। अर्निंग सी हैथ इन हर ओन नेचुरल काइंड, है ना, और वो वही उसको देती है अपने तरीके से, मतलब जो मतलब अपने तरीके से उसके जो कंट्रोल में है वो सब कुछ उसको देने लगती है। एंड इवन विथ समथिंग ऑफ ए मदर्स माइंड, और यहाँ तक कि वो कहते हैं कि एक माँ की तरह, मदर्स माइंड मतलब माँ की तरह से वो उसकी केयर करती है। एंड नो अनवर्दी एम, ठीक है, कोई ऐसा ऐसा काम नेचर नहीं करती उसके लिए कि जो उसके लिए अनवर्दी हो, कोई अनवर्दी एम उसके लिए क्रिएट नहीं करती। द होमली नर्स डथ ऑल सी केन टू मेक हर फोस्टर चाइल्ड हर इनेट मैन। तो होमली नर्स की तरह होती है। कौन होती है होमली नर्स की तरह? वो मतलब धरती, नेचर, नेचर की बात कर रहा है वो यहाँ पे। वो कह रहे हैं कि जो नेचर होती है ना, वो होमली नर्स बन जाती है उस बच्चे के लिए। जैसे माँ वगैरह होती हैं, ऑफिस जाती हैं, तो एक नर्स वगैरह रखती है ना बच्चे को पालने पोषण के लिए। तो वो बच्चा जो होता है उसके लिए एक तरह से दूसरे का बच्चा, गोद लिया हुआ बच्चा हो गया ना, फोस्टर चाइल्ड होता है। तो वो जो नेचर है वो क्या करती है, एक होमली नर्स की तरह उस बच्चे के लिए सब कुछ करती है, टू मेक हर फोस्टर चाइल्ड। उसको अपना गोद लिया हुआ बच्चा वो समझ लेती है, और उसके लिए वो सब कुछ करती है, हर इनेट मैन, उसको एक अच्छा आदमी बनाने में। फॉरगेट द ग्लोरीज ही हैथ नोन, अब वो ग्लोरीज को भूल जाता है जो जिनको वो पहले जानता था। यानी कि जब वो स्वर्ग से आया था, जब उसका जन्म हुआ था, इनफेंसी में, जब बचपन में ये जो चीज़ें थी, डिवाइन ग्लोरी ज़्यादा महसूस करता है बच्चा, उसके पास होती है। अब वो क्या है कि उन चीज़ों को धीरे धीरे भूलने लगता है, क्योंकि वो अब नेचर के कनेक्शन में आ गया है। एंड दैट इम्पीरियल पैलेस, और वो जो इम्पीरियल पैलेस है ना, वैंसी केव, जहाँ से वो आया है, उन चीज़ों को वो क्या है, अब भूलने लगता है धरती पर आकर। सेवेंथ स्टेज यहाँ बोलते हैं, बिहोल्ड द चाइल्ड एमंग हिज न्यू बॉर्न ब्लिसेस। देखो उस बच्चे को अपनी नई नई जो ब्लिसेस हैं उनके बीच में देखो। नई नई ब्लिसेस का मतलब है कि अब बच्चा अब धीरे धीरे बड़ा हो रहा है एक तरह से, तो वो नई नई चीज़ें फिर सीखने लगता है। हम ह्यूमंस के साथ, जैसे अपनी मम्मी पापा परिवार के साथ रहता है ना, नेचर के साथ रहता है, तो कुछ चीज़ें वो नेचर से सीखता है, कुछ चीज़ें वो फैमिली से सीखता है, कुछ फ्रेंड सर्कल में जाके सीखता है। एक तरह से बच्चे का जो विकास है वो कैसे होता है, वही वो बता रहे हैं यहाँ पे। तो जब जब मतलब पहली वाली स्टेंजा से इसको कनेक्ट करके देखो कि बच्चा का जब जन्म होता है तो उसके साथ डिवाइन ग्लोरी बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है। बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है तो उन चीज़ों को भूलता चला जाता है, क्योंकि वो अब कहाँ है, नेचर के संपर्क में है ना, अपनी फैमिली के संपर्क में। अब वो नई नई चीज़ें सीखने लगता है। इसीलिए फिर क्या होता है कि वो डिवाइन पावर जो उसके साथ बचपन में बहुत ज़्यादा थी, अब वो कम होने लगती है। बिहोल्ड द चाइल्ड, उस बच्चे को ध्यान से देखो, एमंग इज न्यू बॉर्न ब्लिसेस, जो अब वो नई नई चीज़ें सीख रहा है। अ 6 ईयर डार्लिंग ऑफ ए पिग
पिग्मी साइज। एक 6 साल का छोटा बच्चा, जिसका मतलब जो पिग्मी साइज उन्होंने कहा है उस बच्चे का, एक 6 साल का छोटा जो बच्चा होता है पिग्मी साइज का, देखो उसे शी वेयर मिड वर्क ऑफ हिज ओन हैंड ही लाइज, कि कैसे वो अपने हाथों में मतलब काम लेता है, कुछ कर मतलब कर बच्चे का अक्सर कुछ ना कुछ करते रहते हैं, बच्चे बैठते नहीं हैं, तो कैसे अपने हाथों में कुछ नए काम लेता है, कैसे उनको बीच में छोड़ देता है। फ्रेटेड वाइज सैलीज ऑफ हिज मदर किसेज, और कैसे उसकी जो माँ है उसकी किसेज से उसका जो चेहरा है वो है ना भरा रहता है, प्यार मिलता है, कहने का मतलब है उसे अपनी माँ का। तो अब वो ऐसी तो धीरे धीरे डिवाइन ग्लोरी को भूलेगा, माँ का प्यार मिलेगा, नेचर का प्यार मिलेगा। विद लाइट अपॉन हिम फ्रॉम हिज फादर्स आई, और अपने फादर का प्यार, मतलब जो फादर की आंखों में, फादर ज़्यादा वो माँ की तरह तो नहीं करते, ज़्यादा पैम्पर नहीं करते, लेकिन हाँ उनकी आंखों में एक बच्चे के ऊपर एक जो मतलब बच्चे के ऊपर जो लाड़ होता है वो एक आंख में दिखता है ना एक फादर के। तो कह रहे हैं विद लाइट अपॉन हिम फ्रॉम हिज फादर्स आईज, फादर की आंखों की जो लाइट है वो भी उसके ऊपर पड़ती है। सी देखो एट हिज फीट, उसके पैरों में देखो सम लिटिल प्लान और चार्ट, कुछ छोटे छोटे प्लान्स, कुछ चार्ट होते हैं। सम फ्रेगमेंट फ्रॉम हिज ड्रीम ऑफ ह्यूमन लाइफ, जिसमें वो अपने ड्रीम ह्यूमन लाइफ में आगे मतलब अपने कुछ ड्रीम जो उसने तय किए हैं वो बनाता है, मतलब प्लान बनाता है, चार्ट बनाता है। सब फ्रेगमेंट, जो वो फ्रैगमेंट मतलब टुकड़ों टुकड़ों में वो उन प्लान्स को बनाता है कि पहले मैं ये करूँगा, फिर मैं ये करूँगा, देन ये करूँगा। शेप्ड बाई हिमसेल्फ, ठीक है, उनको खुद ही शेप देता है विद न्यूली लर्न आर्ट, जो अभी अभी आर्ट उसने सीखी है उससे वो उन प्लान्स को, उन चार्ट्स को क्या देगा, एक शेप देगा। फिर कह रहे हैं अ वेडिंग और अ फेस्टिवल, है ना, शादी हो या फेस्टिवल हो, अ मॉर्निंग और अ फ्यूनरल, मतलब कोई दुख की घड़ी हो या कोई फ्यूनरल हो, कोई जनाजा उठ रहा हो, कुछ भी चल रहा हो। एंड दिस हैथ नाउ इज हर्ट, वो अपने हर्ट से जो भी कुछ उसे करना होता है वो दिल से करता है ना। कहने का मतलब ये है कि कोई भी ओकेज़न हो, जो बच्चे होते हैं उनको बहुत ज़्यादा नॉलेज तो होती नहीं कि ये शादी का माहौल है, कि ये फेस्टिवल का माहौल है, क्या करना है उनको। अगर वो शादी है और वो रो रहे हैं तो रो ही रहे हैं, अगर कोई मर गया है तो वो हंस रहे हैं तो हंस ही रहे हैं, उनको क्या पता है कि क्या हो रहा है, उनको कुछ नहीं पता। तो एंड दिस हैथ नाउ इज हर्ट, जो वो करते हैं वो अपने दिल में जो उनके होता है वही करते हैं। एंड अन टू दिस ही फ्रेम्स हिज सॉन्ग, और उसी के अकॉर्डिंग वो अपना सॉन्ग फ्रेम करते हैं, मतलब गाना गाते हैं। बच्चे बच्चे खेलते हैं और अपना जो सॉन्ग है उसको बनाते हैं, पर ये नहीं है कि वो फेस्टिवल के अकॉर्डिंग या फ्यूनरल के अकॉर्डिंग बनाए, जो उनके जी में आता है वो करते हैं। देन विल फिट हिज टंग, और फिर बाद में वो अपनी टंग को फिट करते हैं, ये बहुत अच्छी लाइन है, देन विल ही फिट हिज टंग। और बाद में वो क्या करेगा बच्चा, अपनी टंग को फिट करेगा, कैसे, टू डायलॉग ऑफ बिजनेस। अब मतलब वो कह रहे हैं कि यही बच्चा जो अभी अबोध है, उसे नहीं पता कि शादी में क्या करना है, कि फ्यूनरल में क्या करना है, अभी नहीं इसको पता है, लेकिन बाद में वो अपनी टंग को फिट कर लेगा, एडजस्ट कर लेगा, किस हिसाब से, टू डायलॉग ऑफ बिजनेस, कि बिजनेस करेगा, क्योंकि बड़ा हो जाएगा ना वो बच्चा, तो जब बिजनेस करेगा तो बिजनेस में कैसे बात करनी है, क्या डायलॉग बोलने हैं, मतलब बिजनेस कैसे करना है। लव करेगा फिर वो किसी से, तो लव की बातें करेगा, है ना। फिर स्ट्राइफ, बहुत सारे संघर्ष, लड़ाई झगड़े भी तो इंसान की लाइफ में होते हैं, उनको भी कर लेगा। तो झगड़े कैसे करने हैं ये भी वो सीख जाएगा, प्यार कैसे करते हैं ये भी वो सीख जाएगा, बिजनेस कैसे करते हैं ये भी सीख जाएगा, और इन सब की वो भाषा भी सीख जाएगा। मतलब अब वो बोलेगा जो मतलब उसको बोलना चाहिए चतुराई से, लेकिन बचपन में क्या होता है कि उसको नहीं कुछ पता है कि क्या बोलना है क्या नहीं है, जो अपने हिसाब से जो उसके दिल में आता है वो करने लगता है। बट इट विल नॉट बी लॉन्ग इट दिस बी थ्रोन असाइड एंड विद न्यू जॉय एंड प्राइड। तो यहाँ पर ये जो 3 लाइन है, मतलब ये जो वर्ड्स होते हैं ये क्या करते हैं कि आगे की जो लाइंस होती हैं उन्हीं से कुछ लाइन कनेक्ट होती हैं, फिर बीच में वो कुछ और लाइंस डाल देते हैं, फिर इनको फिर से उन्हीं लाइन से कनेक्ट करते हैं, इसीलिए थोड़ी पोइम डिफ़िकल्ट हो जाती है। तो वो यहाँ पे जो कह रहे थे ना बच्चे के बारे में कि वो अपना गाना फिट मतलब फ्रेम करेगा, है ना, और बाद में वो अपनी टंग फिट करेगा। इससे पहले वो कह रहे हैं कि एंड अन टू दिस ही फ्रेम हिज सॉन्ग, कि वो अपना सॉन्ग खुद बनाएगा। तो ये इसी लाइन से जोड़ते हुए वो कह रहा है कि बट इट विल नॉट बी लॉन्ग, कि जो बच्चा होता है ना वो जो गाना गाता है या जो भी एक्टिविटी करता है वो ज़्यादा देर तक नहीं चलती है। इट दिस बी थ्रोन असाइड, थोड़ी देर में वो साइड में उसको रख देता है, कुछ और चीज़ में लग जाएगा, है ना। एंड विद न्यू जॉय एंड प्राइड, उसे उसे फिर कुछ और करने में एक नया आनंद आएगा और प्राइड फील करेगा। इस तरीके से वो बच्चे की बात कर रहे हैं यहाँ पे। द लिटिल एक्टर, वो एक लिटिल एक्टर होता है, कौन अनदर पार्ट, फिर वो दूसरा पार्ट प्ले करता है ना। फीलिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम इज ह्यूमरस स्टेज, जो अपनी ह्यूमरस स्टेज है उनको क्या करता रहता है, वो फील करता रहता है टाइम टू टाइम। विद ऑल द पर्सनस डाउन टू पैलिस एज,
और वो कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि वो बच्चा, हर इंसान की यही कहानी है। हर इंसान क्या करता है कि मतलब जैसे कहते हैं ना, जैसे शेक्सपियर ने भी बोला है कि लाइफ इज़ अ स्टेज। तो कई बार उन्होंने तो अपने कई प्ले में बोला है कि लाइफ इज़ ए स्टेज। तो वही कह रहा है कि हर इंसान क्या है कि अलग अलग उसकी लाइफ में स्टेज मतलब आती हैं और उनको वो फील करता रहता है ना। ऐसे ही सारे इंसान करते हैं विद ऑल द पर्सन डाउन टू पैलेस एज। तो कहते हैं कि सारे इंसान जब तक कि वो मर नहीं मतलब बूढ़े नहीं हो जाते तब तक वो ये सब चीज़ें एक्टिविटी करते रहते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने पैलेस्ड एज बोला है, मतलब ओल्ड एज को पैलेस्ड एज बोला है, क्योंकि पैलेस्ड क्या होती है, एक बीमारी होती है जो ओल्ड एज में ही किसी इंसान को होती है। तो यहाँ पर वो ओल्ड एज ना कह के पैलेस्ड एज कह रहे हैं। यहाँ पे मतलब है वही बूढ़ा होना एक तरह से। सो दैट लाइफ ब्रिंग्स हर इन हर इक्विपेज। तो इस तरीके से जो लाइफ है उसे अपने इक्विपेज में लेके आती है। एज इफ इज होल वेकेशन वर एंडलेस इमिटेशन। जैसे कि मतलब उसका जो पूरा जीवन है वो एक तरह से क्या है, कभी ना खत्म होने वाली क्या है, इमिटेशन है। खत्म ना होने वाली इमिटेशन से मतलब है कि जीवन क्या होता है कि एक तरह से कभी एक सतत मतलब एक सीखना क्या है, एक सतत प्रक्रिया है ना। जीवन में इंसान जब तक जिंदा रहेगा वो सीखता रहेगा। तो ये एंडलेस इमिटेशन है या फिर संघर्ष हैं, ये कभी नहीं खत्म होते, इंसान के जीवन में चलते रहते हैं। जब वो जन्म लेता है, जब से लेके जब तक वो मरता है, तब तक ये जो इमिटेशंस हैं, ये संघर्ष हैं, ये चलते रहेंगे। फिर 8वीं स्टेंजा में बोलते हैं दाउ हुज एक्सटीरियर सेम्बलेंस डॉट बिलाय दाई सोल इवेंसिटी। ठीक है, तो वो बच्चे से ही कह रहे हैं कि जो तुम्हारी जो ये सेम्बलेंस यानी कि जो ये बाहरी ये जो ये एक तरह से जो रूप है, सेम्बलेंस मतलब होता है छवि और एक्सटीरियर मतलब होता है बाहरी। तो ये जो तुम्हारी बाहरी छवि है, डर्थ बिलाय, बिलाय मतलब धोखा देती है, दाई सोल इमेंसिटी, तुम्हारी सोल की जो विशालता है उसको ये जो है ये जो एक्सटेरी मतलब बाहरी जो छवि है वो धोखा देती है। बाहरी छवि क्यों? क्योंकि बच्चा जो होता है वो छोटा सा लगता है ना दिखने में, बहुत प्यारा सा क्यूट सा बेबी होता है वो। तो लगता है कि इस बच्चे को क्या ही पता है जीवन के बारे में। तो वो कह रहे हैं कि ये जो एक्सटीरियर असेंबलेंस है ना, तुम्हारा बाहरी रूप, ये एक छलावा है जो तुम्हारी सोल की इमेंसिटी को मतलब धोखा देता है। क्योंकि बच्चे में क्या होती है, जो सोल की इमेंसिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है इनके अकॉर्डिंग। बच्चा बहुत जानता है, बहुत ज़्यादा जानता है। तो वो कह रहे हैं दाउ बेस्ट फिलोसोफर, तुम तो बहुत सबसे अच्छे क्या हो, फिलोसोफर हो। वो यर डस्ट कीप दाई हेरिटेज, जिसके पास क्या है, उसके हेवन की जो क्वालिटीज़ हैं, बहुत सारी मतलब विरासत है उसके पास। हेवनली क्वालिटीज़ की क्या है, विरासत है तुम्हारे पास। दाउ आई एमंग द ब्लाइंड, और हम दाऊ आई तुम्हारी आंखें हैं, एमंग द ब्लाइंड, एमंग मतलब अ, हम अंधों के बीच में क्या है, केवल तुम्हारी ही आंखें हैं। दैट डीफ एंड साइलेंट। ठीक है, हम तो क्या है कि डीफ और साइलेंट हैं, अंधे हैं। हम लोगों में ना तो कान है, ना हमारी कान है, ना आंखें हैं, ना कुछ है, सिर्फ तुम्हारी आंखें हैं। रीड एस द इटर्नल डीप, जो कि पढ़ पाती हैं क्या, इटर्नल थॉट्स को, जो वास्तविक जो चीज़ें हैं उसको कौन पढ़ पाता है, वो बच्चा पढ़ पाता है। क्यों? कि उसको बहुत नॉलेज है। हॉन्टेड फॉर एवर बाई द इटर्नल माइंड, क्योंकि तुम्हारे पास क्या है, वही ठीक है, हेवनली जो क्वालिटीज़ हैं, जो तुम्हारे जो सोल की जो पावर है तुम्हारे पास, वो हम सबसे ज़्यादा है। और एक तुम्हारे पास क्या है, इटर्नल माइंड है। माइटी प्रॉफिट, तो वो उसको उसी बच्चे को कह रहा है माइटी प्रॉफिट, कि तुम शक्तिशाली क्या हो, प्रॉफिट हो, सीयर ब्लेस देवदूत हो। प्रॉफिट का मतलब होता है भविष्य वक्ता, जो सब कुछ जानता है, तुम सब कुछ जानते हो। ऑन होम दोज ट्रूथ डू रेस्ट, जिसको वो सारे ट्रूथ पता हैं, जिसके लिए हम लोग स्ट्रगल करते हैं। मतलब हम लोग पागलों की तरह से भटकते हैं, ये मतलब हमारे मन में बहुत सारे सवाल उठते हैं जिनके बारे में हमें नहीं पता है। लेकिन तुम क्या हो, तुम प्रोफेट हो, तुम्हें सब कुछ पता है। और वो जो सारे ट्रूथ हम लोग ढूंढते हैं तुम्हें वो ऑलरेडी पता है। विच वी आर टोइलिंग ऑल अवर लाइफ टू फाइंड, मतलब कह रहे हैं कि विच वी आर टोइलिंग, टोइलिंग मतलब होता है मेहनत करना या है ना, काम करना। तो वो जो ट्रुथ जो तुम्हें पहले से ही पता है, उन ट्रुथ को हम लोग क्या करते हैं, पूरी लाइफ्स आवर लाइफ्स टू फाइंड, पाने की कोशिश करते हैं। इन डार्कनेस लॉस्ट, और उन ट्रुथ को ढूंढते ढूंढते हम क्या करते हैं, लॉस्ट कर जाते हैं डार्कनेस में। द डार्कनेस ऑफ द ग्रेव, है ना। और या फिर जो डार्कनेस है मतलब जो, या फिर मृत्यु,
मृत्यु के अंधकार में हम चले जाते हैं, यानी कि या तो हम कहीं अंधेरे में मतलब खो जाते हैं या फिर हम मर जाते हैं। लेकिन जो इटर्नल जो मतलब जो चीज़ें हैं वास्तविक, उनको हम कभी जान नहीं पाते, वो सब तुम जानते हो। दाउ ओवर होम दाई इमॉर्टलिटी, क्योंकि तुम्हारे ऊपर क्या है, तुम्हारी इमॉर्टैलिटी है। ब्रूट्स लाइक अ डे, जो तुम्हारे ऊपर डे की तरह मंडराती है ना। जैसे हमारे ऊपर सूरज मंडराता है ना, वैसे ही तुम्हारी इमॉर्टैलिटी तुम्हारे ऊपर मंडराती है दिन की तरह। अ मास्टर ओवर अ स्लेव, जैसे कोई मास्टर किसी स्लेव के ऊपर मंडराता है, होता है ना कि भाई जो नौकर वगैरह होते हैं उनके ऊपर वो मास्टर कैसे डंडा लेके बैठा रहता है, भाई काम करो, ठीक से करो, इस तरीके से। तो कहते हैं एक प्रेजेंस है, वो प्रेजेंस विच इज़ नॉट टू बी पुट बाय, जिसको क्या नहीं किया जा सकता, पुट बाय नहीं किया जा सकता, मतलब इग्नोर नहीं किया जा सकता। वो हमेशा तुम्हारे साथ रहती है, तभी तो तुम इतने ज्ञानी हो। दाउ लिटिल चाइल्ड, तुम छोटे से बच्चे, येट ग्लोरियस इन द माइट, तुम छोटे से ज़रूर हो लेकिन ग्लोरियस इन द माइट, मतलब शक्तिशाली बहुत हो। ऑफ हेवन बॉर्न फ्रीडम ऑन द बीइंग हाइट, क्योंकि हेवन बॉर्न फ्रीडम तुमको मिली हुई है। वाई विथ सच अर्नेस्ट पेन्स डस दाउ प्रवोक, ठीक है। तो ये जो अर्नेस्ट पेन का मतलब है कि जीवन के जो ये जो दर्द हैं, इन सब के लिए तुम क्यों एफर्ट करते हो, इनको क्यों लेना चाहते हो। यहाँ पे वो रिटोरिकली क्वेश्चन कर रहे हैं उस बच्चे से कि तुमको सब कुछ तो पता ही है, तुम सब जानते हो, है ना। तुम्हारी जो शो मतलब जो मतलब वो कह रहे हैं कि आत्मा की अमरता के विचारों से तुम्हारा जो दिल है भरा हुआ है, तुम एक शक्तिशाली देवदूत हो, फिर जीवन के कष्टों को तुम काहे को प्रवोक करते हो, मतलब तुम क्यों बड़ा होना चाहते हो, तुम क्यों प्लान बना रहे हो, ये सब वो कह रहे हैं। द ईयर्स टू बिंग द इन इन इनएविटेबल योग, तुम्हें पता है कि जो जीवन मतलब जो ईयर्स आएंगी, यानी कि जब तुम बड़ा होने की जो इच्छा कर रहे हो, बड़े होगे, तो वो जो लाइफ है वो क्या लाएगी, इनएविटेबल योग, यानी कि जो कभी ना खत्म होने वाला। योग मतलब होता है एक तरह से बोझा जो बैल वगैरह के ऊपर रख देते हैं, उसी को योग बोलते हैं। तो वो जो लाइफ है वो तुम्हारे ऊपर वो बोझ लेके आएगी, तो तुम उसमें दब जाओगे, वो ये कह रहा है। दस ब्लाइंडली विद दाई ब्लाइंड ब्लेस्डनेस एट स्ट्राइफ, ठीक है। फिर क्या करोगे तुम कि ये जो ब्लाइंडली तुमको ये सारी जो चीज़ें हैं वो फॉलो करनी पड़ेंगी, है ना। तुम एक एक संघर्ष तुम्हारा स्टार्ट हो जाएगा स्ट्राइफ में। फुल सून, और पूरी तरह से जल्दी ही, दाई सोल सेल हैव हर अर्थली फ्रेट, मतलब तुम्हारी जो आत्मा है, और शीघ्र क्या होगा कि जो तुम्हारी आत्मा है इस धरती के बोझ तले दब जाएगी, दबा महसूस करोगे तुम। एंड कस्टम लाई अपॉन दी विद ए वेट, और फिर ये वही लाइफ की जो कस्टम रीति रिवाज, ये करो वो करो, हैवी एज फ्रोस्ट एंड डीप ऑलमोस्ट एज लाइफ, तो वो उतनी हैवी होते हैं जैसे कि लाइफ, मतलब लाइफ जब तक रहेगी तो फिर ये जीवन की जो रीति रिवाज हैं ये सब तुम्हारे ऊपर चलेंगे, इससे तुम्हारी जो आत्मा है वो एक बोझ की तले दब जाएगी। तो वो बच्चे से कह रहे हैं कि तुम जो हो तुम वही रहो, बच्चे ही रहो, बड़े मत हो, बच्चे से वो यही कह रहा है। सो फर्स्ट स्टेंजा में ही ठीक है। सो यहाँ पर फर्स्ट स्टेंजा में विलियम वर्ड्सवर्थ कहते हैं देयर वॉज अ टाइम, जैसे हम बचपन में स्टोरी वगैरह पढ़ते थे ना, तो फर्स्ट लाइन में ही लिखा होता था कि देयर वंस अपॉन अ टाइम, एक राजा था हु लिव्ड इन अ। सो फर्स्ट स्टेंजा में विलियम वर्ड्सवर्थ बोलते हैं देयर वॉज अ टाइम, पहली जो लाइन है वो स्टार्ट करते हैं देयर वॉज अ टाइम, कि एक समय की बात है। जैसे बचपन में हम लोग स्टोरी वगैरह नहीं पढ़ते थे कि वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है कि एक राजा था, है ना, या पास में ही एक किसान रहता था। तो ये सब मतलब एक इफ़ेक्ट क्रिएट करने के लिए इस तरह की एम्फेटिक लाइन का यूज़ किया जाता है पोइम लिखते समय। सो जैसे विलियम वर्ड्सवर्थ ने यूज़ की है देयर वॉज अ टाइम, कि एक समय की बात है, यानी कि इससे क्लियर हो गया होगा आप लोगों के माइंड में, मतलब जो भी पढ़ेगा उसके माइंड में ही क्लियर हो जाएगा कि ये कोई पुरानी बात कर रहे हैं, ठीक है। सो वो बोलते हैं, आगे बोलते हैं देयर वॉज अ टाइम when meadow, grove, and stream, the earth and every common sight, to me did see, ठीक है। सो वो बोलते हैं देयर वॉज अ टाइम व्हेन meadow, ग्रोव एंड स्ट्रीम, द अर्थ एंड एवरी कॉमन साइट, बोलते हैं कि एक समय की बात है, यानी कि एक वक्त एक टाइम था जब उनको मिडो मतलब घास के मैदान, ग्रो मतलब बाग बगीचे पेड़ पौधे, एंड स्ट्रीम मतलब जलधाराएं और ये जो झरने वगैरह होते हैं, द अर्थ एंड एवरी कॉमन साइट, ठीक है। ये जो पृथ्वी है, यानी कि इस पृथ्वी पर दिखने वाला मतलब ईच साइट उनको उनको क्या लगता, ठीक है। सो यहाँ पर पहली स्टेंजा में विलियम वर्ड्सवर्थ बोलते हैं देयर वॉज अ टाइम,
मतलब एक समय की बात है। ठीक है, सो यहाँ पर पहली स्टेंजा, ठीक है, सो यहाँ पर जो फर्स्ट स्टेंजा में, ठीक है, सो पहली लाइन में विलियम वर्ड्सवर्थ बोलते हैं देयर वॉज अ टाइम, एक समय की बात है। मतलब जैसे बचपन में हम लोग छोटे थे तो पोइम मतलब स्टोरी वगैरह नहीं पढ़ते थे कि वंस अपॉन ए टाइम, एक समय की बात है, एक राजा रहता था एंड एक एक किसान रहता था पास में ही। तो इस तरीके की जो लाइन होती हैं ये एक मतलब इफ़ेक्ट क्रिएट करने के लिए, मतलब ऐसी लाइनों से एक एम्फेसाइज। ठीक है, सो पहली लाइन में ही विलियम, सो यहाँ पर पहली लाइन में विलियम वर्ड्सवर्थ बोलते हैं देयर वॉज अ टाइम, ठीक है, एक समय की बात है। यानी कि कोई पहले की कोई बात वो यहाँ बता रहे हैं। जैसे हम बचपन में स्टोरी वगैरह नहीं पढ़ते थे, उसमें स्टोरी होती थी, उसमें लिखा होता था वंस अपॉन ए टाइम, एक समय की बात है कि यहाँ पे एक राजा रहता था, है ना। या फिर वंस अपॉन अ टाइम अ फार्मर लिव्ड देयर, वहाँ पर एक किसान रहता था। तो इस तरीके से मतलब ये इफ़ेक्ट क्रिएट करने के लिए ऐसी लाइन से मतलब शुरुआत की जाती है, जिससे कि जो रीडर होते हैं उनके उनका फोकस जो है यहाँ पर बढ़ जाए। तो देयर वॉज ए टाइम से पता चल गया हम लोगों को कि यहाँ पर कोई पुरानी बात जो है वर्ड्सवर्थ यहाँ हमें बताना चाहते हैं। तो वो कह रहे हैं देयर वॉज अ टाइम, एक टाइम था व्हेन मिडो, मतलब घास के मैदान, ग्रोव एंड स्ट्रीम, ठीक है। मिडो घास के मैदान, ग्रोव मतलब पेड़ पौधे, है ना, बाग बगीचे, एंड स्ट्रीम मतलब झरने, द अर्थ एंड एवरी कॉमन साइट टू मी डिड सीम, ठीक है। जो और ये अर्थ, इस पर जो मतलब ठीक है, सो विलियम वर्ड्सवर्थ कहते हैं देयर वाज अ टाइम, एक टाइम था व्हेन, जब मिडो, ग्रोव एंड स्ट्रीम, मिडो मतलब घास के मैदान, ग्रोव मतलब पेड़ पौधे, है ना, एंड स्ट्रीम मतलब जलधाराएं या फिर झरने, द अर्थ एंड एवरी कॉमन साइट टू मी डिड सीम, मुझे ऐसा लगता था, मतलब धरती के ऊपर हर नज़ारा मुझे ऐसा लगता था एप्रोल्ड इन सेलेस्टियल लाइट, मतलब वो मतलब ईच एंड एवरी साइट जो सेलेस्टियल लाइट से कवर है। मुझे ऐसा लगता था जैसे कि ये जो धरती है इसका हर चीज़ ने एक तरह से कोई सेलेस्टियल लाइट, कोई दैवीय शक्ति को पहन रखा हो। एप्रोल मतलब पहनना, तो पहन रखा हो, ऐसा मुझे लगता था। द ग्लोरी एंड द फ्रेशनेस ऑफ अ ड्रीम, ठीक है, वो जो ग्लोरी है, वो जो ग्लोरी थी मतलब जो चमक थी जो मुझे दिखाई देती थी, एंड द फ्रेशनेस, जिस फ्रेशनेस की और ग्लोरी की वो बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं ऑफ अ ड्रीम, वो अब उन्हें एक ड्रीम जैसी लगती है। इट इज़ नॉट नाउ एज इट हैड बीन ऑफ योर, ठीक है। सो अब वो कह रहे हैं कि वो ऐसा अब नहीं है जैसा पहले मेरे साथ होता था। मतलब वही वाली बात वो रिपीट कर रहे हैं कि एक टाइम था जब वो सारी चीज़ें जब देखते थे धरती के ऊपर, चाहे वो मिडो हो, है ना, घास के मैदान हो, पेड़ पौधे हों, झरने हों, धरती के ऊपर हर वो चीज़ वो देखते थे, उनको ऐसा लगता था कि उस वो कोई दैवीय शक्ति ने उन चीज़ों को कवर कर रखा हो, कोई डिवाइन पावर उनके साथ हो, ऐसा उनको लगता था। बट वो जो ग्लोरी है जो उन्हें दिखाई देती थी पहले, ठीक है, जब वो छोटे थे, वो एक्चुअली यहाँ पर बचपन की बात कर रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि वो जो ग्लोरी एंड जो फ्रेशनेस जो नेचर के अंदर उन्हें हर सीन के अंदर जो दिखाई देती थी, नाउ वो क्या है, मिसिंग है, वो जा चुकी है अर्थ से, अब वो उनको नहीं दिखती। इट इज़ नॉट नाउ एज इट हैथ बीन ऑफ योर, जैसे मतलब अभी वो चीज़ें उनको ऐसी नहीं दिखती जैसे कि उनको पहले दिखा करती थी। तो योर का मतलब होता है पहले, ठीक है, तो वो चीज़ें अब उनको ऐसी नहीं दिखती। टर्न टर्न वेयर सो एवर आई मे, बाई नाइट और डे, तो कहते हैं कि मैं कहीं भी चला जाऊँ, चाहे दिन हो, चाहे रात हो चाहे दिन हो, मैं कहीं भी चला जाऊँ। द थिंग्स विच आई हैव सीन, जो चीज़ें मैं देख चुका हूँ, आई नाउ कैन आई नाउ कैन सी नो मोर,
कि मैं अब उन चीज़ों को कभी दोबारा से नहीं देख पाऊँगा या अब उन्हें नहीं देखता हूँ, मतलब उन चीज़ों को वो मिस करते हैं, है ना? जो चीज़ें वो पहले देखा करते थे। तो एक तरह से विलियम वर्ड्सवर्थ यहाँ पर जो उनका जो बचपन है, चाइल्डहुड है ना, या फिर यूथ है, उसके लॉस की बात करते हैं कि एक टाइम था जब ऐसे-ऐसे उनके साथ होता था, बट अब ऐसा वो फ़ील नहीं करते हैं, ठीक है? सेकंड स्टैन्ज़ा में बोलते हैं, द रेनबो कम्स एंड गोज़, ठीक है? एंड लवली इज़ द रोज़। फिर सेकंड स्टेंजा में वो बोलते हैं, द रेनबो कम्स एंड गोज एंड लवली इज द रोज, ठीक है? रेनबो आता है एंड जाता है एंड लवली इज द रोज, और फूल क्या है, सुंदर हैं। द मून डथ विद डिलाइट लुक अराउंड हर व्हेन द हेवंस आर बेयर। तो ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि चीज़ों में कोई कमी आ गई है। रेनबो कम्स एंड गोज, यानी कि जो रेनबो है वो अभी भी आता है जाता है, वो चीज़ें जो पहले होती थी वो अभी भी हो रही हैं, अभी भी सुंदर है। एंड लवली इज़ द रोज, जो फूल पहले जैसे सुंदर थे वो अभी भी सुंदर हैं। द मून डथ विद डिलाइट, जो मून है वो बहुत ही ज़्यादा डिलाइटफुल है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है। लुक राउंड हर व्हेन दी हेवंस आर वेयर, जब वो देखता है हेवंस को, हेवंस से मतलब है यहाँ पर स्काई। तो कह रहे हैं कि लुक, जो मून है ना, मून चंद्रमा, वो अभी भी कैसा लगता है उनको, डिलाइटफुल लगता है जब वो हेवंस को देखता है। जब ये क्या होता है, बेयर होता है, मतलब साफ होता है, जब साफ स्काई होता है रात के टाइम पर, और जब मून जो चंद्रमा जो होता है वो फैला हुआ होता है, तो अभी भी वो उतना ही डिलाइटफुल लगता है ना? फूल अभी भी सुंदर है, स्टिल एवरीथिंग इज ब्यूटीफुल इन नेचर, है ना? रेनबो कम्स एंड गोज, रेनबो अभी भी आता है एंड जाता है। वाटर ऑन स्टेरी नाइट, है ना? फिर वाटर की बात वो करते हैं, आर ब्यूटीफुल एंड फेयर, है ना? मतलब जैसे जो स्काई होता है, स्काई में जो स्टार वगैरह शाइन करते हैं रात के टाइम पर, फिर उनका जो रिफ्लेक्शन है वो वाटर के अंदर पड़ता है, तो वो जो नज़ारा होता है वो भी सुंदर लगता है ना? तो जो नेचर के अंदर हर एक चीज़ की बात वो बड़े अच्छे से करते हैं, क्योंकि एक नेचर पोइट है विलियम वर्ड्सवर्थ, तो एक एक चीज़ को भी वो पॉइंट आउट करते हैं, नोटिस करते हैं। फिर कहते हैं द सनसाइन इज़ ग्लोरियस वर्ड। तो सनसाइन मतलब यहाँ पे सूरज की अब वो बात कर रहे हैं ना, पहले उन्होंने चंद्रमा की बात की, रेनबो की बात की, फूलों की बात की, अब कह रहे हैं सनसाइन इज ए ग्लोरियस वर्थ, कि जो सनसाइन है, सूरज का उगना, वो भी क्या है, बहुत ही अपने आप में एक शानदार है। वो सूरज का उगना, है ना, जैसे क्योंकि जब सूरज उगता है तो एक नए दिन की शुरुआत होती है। वो सुबह की नज़ारे की यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जब प्रातःकाल का जो समय होता है, सूर्य उगता है ना, एक नई दिन की शुरुआत होती है, लोग अपना अपना काम स्टार्ट कर देते हैं एंड एवरी थिंग जो सुबह के टाइम पर होती है। तो वहाँ पर वो सनसाइन को भी सुंदर बता रहा है, मतलब सूरज का उगना एक तरह से। बट येट आई नो वेयर एवर आई गो दैट अर्थ हैज़ पास्ड अवे ए ग्लोरी फ्रॉम दी अर्थ। लेकिन वो कह रहा है कि मैं सब कुछ जानता हूँ कि कुछ भी नहीं बदला है, सब कुछ वैसा ही है जैसे पहले हुआ करता था, बट स्टिल मैं कहीं भी चला जाऊँ, मुझे वो चीज़ें अब फ़ील नहीं होती जैसे पहले होती थी। वो वही बात रिपीट कर रहे हैं कि जो जो डिवाइन ग्लोरी एंड डिवाइन पावर जो धरती पर पहले थी, वो अभी नहीं है, यानी कि डिवाइन ग्लोरी हैज़ पास्ड अवे फ्रॉम द अर्थ। वो कहना चाह रहे हैं कि जो डिवाइन ग्लोरी धरती पर थी, अब वो यहाँ से जा चुकी है, वो बात अब नहीं है, ठीक है? आगे बोलते हैं थर्ड स्टैंजा में, नाउ वाइल द वर्ड्स द सिंग अ जॉयस सॉन्ग। ये जो चिड़ियाएँ हैं ये क्या गाती हैं, एक जॉयस सिंग सॉन्ग गाती हैं। एंड वाइल द यंग लैम बाउंड, आगे थर्ड स्टेंजा में वो बोलते हैं, नाउ वाइल द वर्ड्स द सिंग अ जॉयस सॉन्ग, जबकि चिड़ियाएँ जो हैं वो एक मधुर गाना गाती हैं जैसे पहले गाती थी। एंड वाइल द यंग लैम बाउंड एज टू द टैबर साउंड, और ये जो लैम्ब होते हैं वो क्या करते हैं, टैबर साउंड यानी कि कोई तबले की धुन पर वो भी नाचते हुए सुंदर लगते हैं। टू मी अलोन देयर कम ए थॉट ऑफ ग्रीफ, लेकिन वो अपने बारे में कहते हैं कि मुझे क्यों एकदम से इस दुख ने, इस ग्रीफ ने घेर लिया है, यानी कि एवरीथिंग इज स्टिल ब्यूटीफुल, बट वर्ड्सवर्थ इज नॉट हैप्पी, अंदर से वो हैप्पी नहीं है। उनको एक तरह से वही बता रहे हैं वो कि वो चीज़ें वो फील नहीं कर रहे हैं जो वो पहले करते थे। तो वो कह रहे हैं कि टू मी अलोन, कि मैं अकेला ही ऐसा हूँ, देयर कैम ए थॉट ऑफ ग्रीफ, की
मुझे यहाँ पर जो दुख है उसने एक घेर लिया है। अ टाइमली अटरेंस गेव द थॉट रिलीफ। फिर वो कह रहे हैं कि एक टाइमली अटरेंस ने मुझे क्या दिया, उस ग्रीफ से रिलीफ दिया। यानी कि जो ग्रीफ वो महसूस कर रहे थे उससे उन्हें रिलीफ मिला। वो कैसे मिला यहाँ पे आगे बताएंगे। एंड आई अगेन एम स्ट्रॉन्ग, और वो स्ट्रॉन्ग फील करने लगे। द कैटरेक्ट ब्लो दियर ट्रम्पेट फ्रॉम द स्टीप। वो कह रहे हैं कि ये जो झरने जो होते हैं, जब स्टीप मतलब स्टीप का मतलब होता है पर्वत, तो पर्वत से जब गिरते हैं ना तो एक अलग ही साउंड क्रिएट हो जाती है ना। नो मोर सैल ग्रीफ ऑफ माइंड द सीजन रॉक। फिर वो कह रहे हैं कि ठीक है, टू मी अलोन देयर केम ए थॉट ऑफ ग्रीफ, क्योंकि मैं ही ऐसा हूँ जिसको कि दुखों ने घेर रखा है ना। सब कुछ तो मतलब खुश है, सब कुछ तो अच्छा है नेचर के अंदर, लेकिन मैं अकेला ही ऐसा हूँ जो दुख से भर गया हूँ। अ टाइमली अटरेंस गिव दैट थॉट रिलीफ। लेकिन थोड़ी सी एक टाइमली अटरेंस ने उनको क्या दिया, इस ग्रीफ के थॉट से थोड़ा सा क्या दिया, रिलीफ दिया। एंड आई अगेन एम स्ट्रॉन्ग, और वो फिर से क्या फील करते हैं, कि स्ट्रॉन्ग मतलब फील करने लगते हैं। तो ये जो टाइम है, कौन सा टाइम है जिसकी वजह से वो स्ट्रॉन्ग फील करते हैं। द कैटरेक्ट ब्लो दियर ट्रम्पेट फ्रॉम द स्टीप। ठीक है, ये जो कैटरेक्ट्स है मतलब जो झरने हैं, और जो पर्वत, स्टीप मतलब होता है पर्वत, पर्वत से गिरते हैं ना तो एक साउंड क्रिएट करते हैं। ट्रम्पेट मतलब होता है ना साउंड, मतलब बजती है उससे। नो मोर सेल ग्रीफ ऑफ माइंड दिस सीजन रॉन्ग, क्योंकि मेरे ग्रीफ का, अगर मैं दुखी होऊंगा तो ये बहुत ही गलत होगा नेचर के साथ, कि मैं मतलब ऐसे टाइम पर जबकि एक अच्छा माहौल है नेचर में, एक खुशनुमा माहौल है, और मैं दुखी हो जाऊं, तो ये ठीक नहीं है। तो फिर वो यही बोल रहे हैं कि ये सारी एक एक थॉट मतलब उनको परेशान कर रहा था, लेकिन फिर वो एक अपना जो थॉट है वो साइड में रख देते हैं, क्योंकि जब वो झरने वगैरह की आवाज़ें सुनते हैं, है ना, नेचर के कांटेक्ट में आते हैं, तो वो फिर से थोड़ा सा एक उनमें एक अच्छी सी फीलिंग आ जाती है। वो कहते हैं कि ठीक नहीं है कि मैं जो है अपना दुख व्यक्त करूं और सीज़न जो चल रहा है नेचर में उसे ख़राब करूं, क्योंकि ये इस समय, जिस समय पर वो ये पोइम लिख रहे हैं, कंपोज कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो इंग्लैंड है वहाँ पर मई का महीना चल रहा है। और मई का महीना इंग्लैंड में बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि थोड़ा स्प्रिंग आ जाता है। जैसे हमारे यहाँ पे फरवरी में, मार्च में स्प्रिंग का महीना आ जाता है, चारों तरफ फूल खिलने लगते हैं, एकदम अच्छा खुशनुमा एटमॉस्फेयर हो जाता है। तो वो वाला जो माहौल है यहाँ पर वो बता रहे हैं। आई हियर द इको थ्रू द माउंटेन्स थ्रू द विंड्स कम टू फ्रॉम द फील्ड्स ऑफ स्लीप। तो कह रहे हैं मैं जो माउंटेन से ये जो झरने गिर रहे हैं पर्वतों से, उसकी जो ठीक है, उसकी जो आवाज़ है, एक तरह से नेचर में क्या होती है, इको मतलब एक गूंज सी हो जाती है ना, नेचर की चारों तरफ से हवा का आना, पानियों का गिरना, कल कल की आवाज़ आना। तो क्योंकि वो नेचर पोइट है तो वो ये सारी चीज़ों को अपने अंदर एक फील करने लग जाते हैं। तो वो सारा जो साउंड है, एक उससे एक नेचर के अंदर एक इको है ना क्रिएट हो गया, एक गूंज सी उत्पन्न हो गई है, जिसकी वजह से वो स्ट्रॉन्ग अपने आप को फील करने लगते हैं। तो इसी लाइन को वो यहाँ पर आगे जोड़ते हुए कहते हैं, है ना, कि जो विंड्स है वो अब फील्ड से विंड्स आ रही है तो वो उसको महसूस कर रहे हैं। एंड ऑल द अर्थ इज़ गे, पूरी की पूरी जो धरती है, गे का मतलब होता है खुश है ना। एंड ऑल द अर्थ इज़ गे, लैंड एंड सी। लैंड एंड सी का मतलब है कि जो धरती है ना उसका हर जीव जंतु क्या है, खुश है अपने आप में, चाहे फिर वो धरती पर रहता हो चाहे वो समुद्र में रहता हो। यानी एवरी क्रीचर इज़ हैप्पी ऑन दी अर्थ, बिकॉज यहाँ पर स्प्रिंग आ चुका है, मई का महीना जो है वहाँ चल रहा है। गिव देम सेल्फ अप टू जॉलिटी, और सबने अपने आप को उस धरती माँ की खुशी में, या फिर कह लो नेचर की खुशी में अपने आप को समर्पित कर दिया है ना, अप टू जॉलिटी। एंड विद द हर्ट ऑफ मे, तो उन सब ने जो क्रीचर हैं धरती के, उन्होंने अपने आप को इस धरती माँ की खुशी में, अपने आप को नेचर की खुशी में समर्पित कर दिया। एंड विद द हर्ट ऑफ मे, और किसके मतलब हर्ट ऑफ मे का मतलब है वही मई का महीना यहाँ पे क्योंकि आ चुका है, तो उसकी वजह से जो खुशहाली आई है उसमें सबने सब अपने आप को समर्पित कर दिया है। डथ एवरी बीस्ट कीप हॉलीडे, लगता है कि हर जानवर या हर कोई क्रीचर क्या है, अपने हॉलीडे एक फील कर रहा है, मतलब छुट्टी पर आया हुआ ऐसा लग रहा है। दाउ चाइल्ड ऑफ जॉय, तुम तो खुशी के चाइल्ड हो, एक बच्चे से वो यहाँ पे विनती करते हुए कहते हैं। शाउट राउंड मी, कि मेरी तरफ मेरे चारों ओर चिल्लाओ। लेट मी हियर दाई शाउट, मुझे तुम्हारी आवाज़ जो है वो सुनाई देनी चाहिए। दाउ हैप्पी शीफर्ड बॉय,
क्योंकि तुम क्या हो, बहुत ही ज़्यादा खुशहाल सीफर बॉय हो। एक बच्चे से वो यहाँ पर कहते हैं, क्योंकि सभी खुश हैं वहाँ पर, चाहे आप जीव जंतु हों, पक्षी हों, बच्चे हों, एवरी वन इज़ हैप्पी बिकॉज मई का महीना आया हुआ है, ठीक है। एंड फोर्थ स्टैंजा में बोलते हैं ये ब्लेस्ड क्रीचर है ना, वो वही जो धरती पर जो सभी जीव जंतु हैं जो खुश हैं, उनको एड्रेस करते हुए बोलते हैं कि अरे तुम तो ब्लेस्ड क्रीचर हो, आई हैव हियर द कॉल ये टू ईच अदर मेक। तो यहाँ पे ये का मतलब है यू, है ना, और यहाँ पे भी ये का मतलब है यू। तो वो कह रहे हैं यू ब्लेस्ड क्रीचर, कि तुम क्या हो, बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हो। आई हैव हियर द कॉल, और मैं सुन सकता हूँ, यू टू ईच अदर मेक, यानी कि मैं उन बातों को सुन सकता हूँ जो तुम आपस में एक दूसरे से कर रहे हो। आई सी, और मैं देखता हूँ, द हेवंस लाफ विद यू इन योर जुबली, और मैं ये भी देखता हूँ कि किस तरह से हेवन यानी कि गॉड कैसे तुम्हारी खुशी में खुश है, यानी कि भगवान खुद भी तुम्हारी खुशी में क्या कर रहे हैं, एक तरह से पार्टिसिपेट कर रहे हैं, क्योंकि तुम मतलब पूरी धरती खुश है। माई हर्ट इज़ एट योर फेस्टिवल, मैं भी अपने दिल से तुम्हारी इस खुशी के फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करता हूँ। माई हैड हैड इट्स कोरोनल, और मैं फील करता हूँ कि कैसे मेरे हैड ने एक कोरोनल मतलब होता है एक ताज पहनना। तो यहाँ पर वर्ड्सवर्थ कह रहे हैं कि और मैं दिल से तुम्हारी इस खुशी के माहौल में अपने आप को पार्टिसिपेट कराता हूँ, और जो मेरा और उस खुशी से वो ऐसा फील करते हैं कि जैसे उनके हैड ने कोई ताज पहन लिया है खुशी का, ठीक है। सो वो ये ऐसे बोलते हैं। फिर बोलते हैं द फुलनेस ऑफ योर ब्लिस, ठीक है। आई फील इट ऑल, जो फुलनेस है तुम्हारी खुशी की, जो मतलब जो पूरी खुशी है उन क्रीचर्स की, उसको वो फील करते हैं। आई फील इट ऑल, और मैं इसको पूरी तरह से फील करता हूँ। ओ ईवल डे इफ़ आई वर सलन, ये बहुत ही गलत होगा कि मैं आई वर सलन से मतलब वही है कि मैं दुखी रहूं, क्योंकि वर्ड्सवर्थ कहते आ रहे हैं ना लास्ट 3 स्टेंजा से कि समथिंग इज़ मिसिंग एंड ही वाज नॉट ओके, है ना, कुछ वो मिस कर रहे हैं या कुछ चीज़ वो फील कर रहे हैं, समथिंग इज़ मिसिंग फ्रॉम द अर्थ। तो वो सारी चीज़ें वो फील कर रहे हैं, लेकिन एक साइड में वो ये सारी चीज़ें भी बता रहे हैं कि नेचर का पूरा डिस्क्रिप्शन भी दे रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि ओ ईविल डे इफ़ आई वर सलन, मतलब सलन का मतलब है कि अगर मैं दुखी होऊंगा तो ये बहुत ही ख़राब दिन होगा, क्योंकि वो नेचर से प्यार करते हैं, तो नेचर के फेस्टिवल को ख़राब नहीं करेंगे अपनी मूड की वजह से। बेसिकली वो ये कहना चाह रहे हैं। तो कह रहा है ओ ईविल डे इफ़ आई वर सलन, ना बहुत ही ख़राब दिन होगा अगर मैं दुखी रहूँगा। वाइल अर्थ हर सेल्फ इज़ एडॉर्निंग, जबकि धरती खुद अपने आप को एडॉर्न कर रही है दिस स्वीट मे मॉर्निंग, इस स्वीट मे के मॉर्निंग में। एंड द चिल्ड्रन आर कलिंग ऑन एवरी साइड, और जो बच्चे हैं वो कलिंग मतलब होता है तोड़ना, मतलब हर तरफ से हर साइड से वो फूल तोड़ रहे हैं, क्योंकि वही स्प्रिंग है, स्प्रिंग का महीना है, हर तरफ फूल खिले हुए हैं। तो बच्चे क्या कर रहे हैं, हर तरफ से फूल तोड़ रहे हैं। इन 1,000 वैली फार एंड वाइड, क्योंकि यहाँ पर वो देख रहे हैं हज़ारों वैलियाँ हैं दूर दूर तक फैली हुई हैं, उसमें फ्रेश फ्लावर्स खिल रहे हैं, और उन्हीं फ्रेश फ्लावर्स को यहाँ पर बच्चे जो है कलिंग तोड़ रहे हैं, ठीक है, एवरी साइड। वाइल द सन शाइन वार्म, और जो सन है वो एकदम से शाइन कर रहा है। एंड द बेब लीप्स अप ऑन हिज मदर्स आर्म, और जो बच्चे हैं बेबी मतलब कोई बच्चे अपनी माओ की गोद में क्या कर रहे हैं, उछल रहे हैं, मतलब वो भी खुश हैं, हर चीज़ खुश है। आई हियर विद जॉय आई हियर, तो खुशी से सुनते हैं, और एक इफ़ेक्ट क्रिएट करने के लिए पोइम में है ना, पोइटिक इफ़ेक्ट क्रिएट करने के लिए इस चीज़ को वो रिपीट करते हैं। तो वैसे ये एक डिवाइस होती है जिसको हम रिपीटिशन बोलते हैं ना, तो रिपीटिशन का यहाँ पर इन्होंने पोइट ने यूज़ किया, कह रहा है आई हियर विद जॉय आई हियर, मैं सुनता हूँ। बट देयर इज़ अ ट्री, लेकिन यहाँ पर एक ट्री है, एक पेड़ है, ऑफ मैनी, मतलब बहुत सारे पेड़ हैं, उनमें से एक पेड़ ऐसा है, वन अ सिंगल फील्ड में विच आई हैव लुकड अपॉन, जिसको मैंने देखा। बोथ ऑफ देम स्पीक ऑफ समथिंग दैट इज गॉन, वो दोनों मुझसे कह रहे हैं कि कुछ चला गया है। फिर से वो ही अपना जिस पॉइंट पर अटके हुए हैं वहीं पर आ गए, और कह रहे हैं कि सिंगल फील्ड है ना, और सिंगल फील्ड में एक पेड़ जो खड़ा हुआ है, वो दोनों मुझसे क्या कह रहे हैं कि समथिंग दैट इज गॉन, कुछ है जो जा चुका है। द पेंसी एट माई फीट, और मेरे पैरों में क्या पड़ा है, पेंसी मतलब होता है एक तरह का फूल होता है ये पेंसी,
तो कह रहे हैं कि जो पेंसी मेरे पैरों में है, डथ द सेम टेल रिपीट, वो भी वही टेल रिपीट कर रहा है। मतलब कौन सी रिपीट? कि समथिंग दैट इज गॉन, कि कुछ है वो यहाँ से जा चुका है। वही कहने का मतलब है कि वो उसी डिवाइन ग्लोरी की, डिवाइन पावर की बात कर रहे हैं विलियम वर्ड्सवर्थ, जो कि अब इस धरती से जा चुकी है, दैट हैज पास्ड फ्रॉम दिस अर्थ। वाइटर इज फ्लैट द विजनरी ग्लीम, क्या ये कोई विजनरी ग्लीम थी? ये क्या मतलब कोई काल्पनिक चमक थी जो वो अब तक देखते आ रहे थे? मतलब अभी जो इतनी चीज़ों का उन्होंने यहाँ पे जिक्र किया, वो कह रहे हैं कि क्या ये सब कुछ काल्पनिक था? वेयर इज़ इट नाउ, अब ये कहाँ है? द ग्लोरी एंड द ड्रीम, ये वो जो ग्लोरी थी, वो जो देख रहे थे अभी, वो क्या था? वो ग्लोरी वास्तव में थी या कोई सपना था? ठीक है, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन पूछ रहे हैं विलियम वर्ड्सवर्थ अपने आप से। जैसे आपने अगर वो पोएम पढ़ी हो जॉन कीट्स की, नाइट एंगल, ऑट टू ए नाइट एंगल, तो जिसकी जिसकी लास्ट लाइन यही है कि क्या मैं जाग रहा हूँ या सो रहा हूँ? वेयर इज़ द म्यूज़िक, वो मतलब है या मतलब जा चुका है? म्यूज़िक इज़ द फ्लड, ऐसे करके वो बोलते हैं। तो सेम यहीं से ऐसा लगता है कि जैसे यही लाइन्स हैं विलियम वर्ड्सवर्थ की जो जॉन कीट्स ने कॉपी कर ली हैं। तो वो कह रहे हैं कि क्या वो ये सारी जो कुछ मैं देख रहा था, क्या वो है या अभी जा चुकी है ना? अभी कहाँ गए वो सब कुछ नज़ारे जो मैं देख रहा था? ग्लोरी थी वो या फिर कोई सपना था? तो वो खुद से ही क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो फोर्थ स्टेंजा है ना, इन फोर्थ स्टेंजा में विलियम वर्ड्सवर्थ ने एक ही बात की है बार बार रिपीट करते हुए, कि समथिंग हैज़ गॉन, कि कुछ चीज़ है जो धरती से जा चुकी है। अब फाइव स्टेंजा में वो कुछ चीज़ें चेंज करते हैं। मतलब पहले जो फोर स्टेंजा है ना, उसमें उन्होंने बताया है लॉस के बारे में, यूथ के लॉस के बारे में वो बात करते हैं, और जो है चाइल्ड हुड के लॉस के बारे में वो बात करते हैं। अब जो आगे की फोर स्टेंजा हैं, इसमें वो बताएंगे कि ये जो चीज़ें उनको, मतलब ये जो चीज़ें लॉस हुई हैं, उनके कारण क्या, रीज़न क्या है कि ये चीज़ें यहाँ से मिसिंग हैं, वो बताएंगे वो, है ना। तो फिफ्थ स्टेंजा में बोलते हैं, अवर वर्थ इज बच अ स्लीप एंड फॉरगेटिंग, कहते हैं कि हमारा जो जन्म है, मतलब हमारा जीवन तो एक स्लीप और एक फॉरगेटिंग है, और कुछ भी नहीं है। जीवन क्या है? एक स्लीप है और एक फॉरगेटिंग है। द सोल दैट राइजेज विद अस, जो सोल हमारे साथ रहती है, अवर लाइफ स्टार, वो हमारी लाइफ की स्टार है। ठीक है, हैज हैड एल्सवेयर इट्स सेटिंग, जिसकी सेटिंग क्या है? कहीं और है, अनंत है, दूर है ना। जो सोल हमारे साथ रहती है, मतलब वो कह रहा है कि जब हम जन्म लेते हैं तो हमारे अंदर एक आत्मा होती है ना। वो आत्मा आती है तभी तो हम जन्म लेते हैं, वरना हमारा हमारा जन्म क्या है? एक स्लीप और फॉरगेटिंग है। एक सोल है जो हमारे साथ रहती है, जो हमारी लाइफ की स्टार है, और जिसकी सेटिंग कहीं और है, जो कहीं और से आती है। एंड कम फ्रॉम अफार, वो जो कहीं दूर से आती है। नॉट इन एंटायर फॉरगेटफुलनेस एंड नॉट इन अटरनेटनेस, जो कि पूरी तरह से ना तो वो फॉरगेटफुलनेस से भरी होती है इसीलिए, और ना ही हम अटरनेटनेस, मतलब अटरनेटनेस से मतलब है कि ऐसा नहीं है कि हम कुछ भी नहीं है, है ना, कुछ तो है। भले ही वो जो चीज़ें हैं वो आती, मतलब हम हमारा जो जन्म होता है, तो हमारे अंदर एक ऐसा लगता है कि हम कोई नींद से जागे हैं, या कोई मतलब हम सो रहे थे, हमें ऐसा लगता है। लेकिन फिर भी ठीक है, तो यहाँ पर वो बोलते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर वो बोलते हैं कि अवर बर्थ इज बट अ स्लीप एंड फॉरगेटिंग, कि हमारा जो जन्म है वो क्या है? एक स्लीप और फॉरगेटिंग है। क्योंकि जब इंसान का जन्म होता है ना, तो उसको उसके पहले जन्म के बारे में कुछ भी याद नहीं होता है, सब कुछ वो भूल जाता है। तो वो कह रहा है, वही वाली बात कर रहा है ये यहाँ पर, वो वही है कि जो आत्मा होती है, आत्मा की अमरता के बारे में वो बेसिकली विलियम वर्ड्सवर्थ बात करते हैं, कि आत्मा क्या होती है? कभी मरती नहीं है, एक जन्म के बाद दूसरा जन्म लेती है, सिर्फ वो शरीर चेंज करती है। उसी फिलोसफी को यहाँ पे उन्होंने उठाया है। तो कह रहे हैं कि अवर बर्थ इज, हमारा जन्म होता है, लेकिन क्या है हमारा जन्म? एक स्लीप है एंड ए फॉरगेटिंग, द सोल दैट राइजेज विद अस, एक आत्मा जो हमारे साथ रहती है। अवर लाइफ स्टार, जो कि हमारे जीवन की स्टार है। अवर लाइफ स्टार से मतलब है कि जैसे हम, मतलब यहाँ पे दो मतलब इसके निकल रहे हैं, इसके दो मीनिंग, अवर लाइफ स्टाइल, अवर लाइफ से स्टार की, कि एक तो जो सोल है वो हमारे जीवन की स्टार है, या फिर ये मान लो इसका अर्थ है, एक मीनिंग इसका ये निकल रहा है कि जो सोल है वो हमारे साथ ऐसे रहती है जैसे हमारी लाइफ में स्टार, सूरज हमारे ऊपर रहता है ना, हमेशा वो हमारे सर के ऊपर रहता है।
तो वो वही बात कह रहे हैं, हैथ हैड एल्स वेयर इट्स सेटिंग। तो वो कह रहे हैं कि इसकी जो सेटिंग है वो कहीं और है ना, कहीं और से ये आती है। एंड कम फ्रॉम अफार, कहीं दूर से ये हमारे पास आती है। नॉट इन, नॉट एंटायर फॉरगेटफुलनेस एंड नॉट इन अटर नेगनेस। तो ये मतलब सब कुछ नहीं भूलती एकदम से, क्योंकि ये पहले मतलब पहले जन्म में इंसान कुछ और होता है, फिर दूसरे जन्म में वो कुछ और होता है, तो जो पहली बात है वो भूल जाते। तो ऐसा नहीं होता, कुछ कुछ चीज़ें, कुछ कुछ जो धुंधली यादें होती हैं वो रहती हैं, सब कुछ ये नहीं भूलती है। बट ट्रेलिंग क्लाउड्स ऑफ ग्लोरी डू बी कम फ्रॉम गॉड हु इज़ अवर होम। बट ट्रेलिंग क्लाउड्स ऑफ ग्लोरी डू बी कम फ्रॉम गॉड। ठीक है, ट्रेलिंग क्लाउड्स ऑफ ग्लोरी यानी बहुत सारी ग्लोरी के साथ। क्लाउड्स ऑफ ग्लोरी का मतलब है बहुत सारी ग्लोरी। ग्लोरी कौन सी? देवीय चमक, है ना, जो ईश्वरीय जो चमक होती है उसके साथ। डू वी कम फ्रॉम गॉड, भगवान के यहाँ से हम आते हैं। हु इज़ अवर होम, मतलब जो कि हमारा घर है। ईश्वर का जो मतलब जो हैवन है वो क्या है? हमारा घर है। हमारा घर से मतलब है वही आत्मा का जो घर है, तो वहाँ से वो आती है हमारे अंदर, भगवान के घर से। तो ट्रेलिंग ऑफ क्लाउड ऑफ ग्लोरी के साथ वो आती है भगवान के घर से, ये मतलब है उनका, है ना। तो अब वो कह रहे हैं कि हेवन लाइज अबाउट अस इन अवर फैंसी। इसीलिए जब हम जन्म लेते हैं ना, तो मतलब जब जन्म लेते हैं तो आत्मा हमारे अंदर आती है भगवान के घर से, है ना। हमारा जो हेवन लाइज अबाउट अस इन अवर इन्फेंसी। जो हेवन है, हेवन मतलब भगवान, भगवान हमारे साथ हमारी इन्फेंसी में रहते हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि जो हमारे अंदर जो आत्मा विद्यमान है, वो आत्मा का वो वर्णन कर रहे हैं यहाँ पे कि वो भगवान के घर से आती है वो आत्मा। और उसमें क्या होती है? क्लाउड ऑफ ग्लोरी होती है। तो वो एक तरह से हमारे अंदर होती है वो आत्मा। तो इसलिए वो एक तरह से मतलब आत्मा कह लो या भगवान कह लो, आत्मा परमात्मा कहते हैं ना, एक ही बात होती है। तो एक तरह से जो हम जब बच्चे होते हैं तो भगवान का साया हम पर रहता है ना। भगवान हमारी रक्षा करते हैं ना। कहते हैं छोटा जो बच्चा होता है उसको मतलब चोट नहीं लगती, गिर जाएगा ज़मीन पर कितनी भी ज़ोर से कुछ होगा उसको लगेगी नहीं, वो हंसता रहेगा। तो क्योंकि भगवान का एक कवच सा होता है उसके चारों तरफ। तो वही बात है, उस तरीके से आप करेक्ट करके इसको समझ सकते हो कि हैवन लाइज अबाउट अस इन अवर इन्फेंसी, कि कैसे भगवान इन्फेंसी में हमारे साथ रहते हैं। यानी कि जो आत्मा है वो आत्मा का जो कवच है, जो आई है हेवन से हमारे अंदर, है ना, जो पिछले जन्म में कहीं और थी, इस जन्म में वो हमारे साथ है। तो वो हमारे साथ हमारी इन्फेंसी में रहती है। शेड ऑफ द प्रिजन हाउस बिगिन टू क्लोज। ठीक है, तो ये जो शेड है यानी कि इस लाइट की मतलब ये जो ग्लोरी, डिवाइन ग्लोरी है, इसकी जो शेड है ऑफ द प्रिजन हाउस, जब ये प्रिजन हाउस से आती है मतलब भगवान के घर से आती है, बिगिन टू क्लोज, ये बंद होने लगती है। ये धरती पर आकर क्या होता है कि धीरे धीरे कम होने लगती है अपॉन द ग्रोइंग बॉय। क्योंकि जब बच्चा क्या होता है, धीरे धीरे जैसे बच्चा बड़ा होता है वैसे वैसे ये जो डिवाइन ग्लोरी है ना कम होती जाती है। ठीक है, तो जो फर्स्ट फोर स्टेंजा हमने पढ़ी थी तो उसमें विलियम वर्ड्सवर्थ यही कह रहे थे कि वो जो डिवाइन ग्लोरी थी जो बचपन में उनके साथ रहती थी वो अब जा चुकी है। अब यहाँ पर वो बता रहे हैं कि कैसे वो डिवाइन ग्लोरी बचपन में ज़्यादा होती है, कैसे वो हमारे साथ रहती है। क्योंकि हम जब जन्म लेते हैं तो ईश्वर के पास से हमारे पास आती है, हमारे अंदर रहती है ना। और हमारे अंदर मतलब वो हर समय हमारे साथ रहती है, हमारी रक्षा करती है हर चीज़ से। और जैसे जैसे हम बड़े होते हैं धरती पर तो वो जो डिवाइन ग्लोरी है वो फेड होने लगती है ना। जब एक बच्चा क्या होता है, बड़ा बॉय बनता है, बॉय के बाद वो मैन बनता है, एडल्टहुड में आता है, फिर मतलब वही मैनहुड में जाता है, तो वो चीज़ें कम होने लगती हैं। तो कैसे वो लॉस होती है हमारे पास से, वही चीज़ यहाँ पे वो बता रहे हैं। बट ही बिहोल्ड द लाइट एंड वेंस इट फ्लोज, ही सीज इट इन हिज जॉय। लेकिन जब वो देखता है इस लाइट को तो ऐसा नहीं है कि वो पूरी तरह से उसके पास से चली जाती है ना। कोई जैसे आप मान लो कि हम हैं, जैसे हम इंडिया में रहते हैं, ठीक है, और इंडिया से हम इंग्लैंड में चले जाएं तो हम इंग्लैंड की कल्चर को सीख जाएंगे, हम इंग्लिश बोलने लगेंगे, हम वहाँ के तौर तरीके, कपड़ा पहनावा सब कुछ अडॉप्ट कर लेंगे। लेकिन फिर भी अगर हम किसी इंडिया के व्यक्ति को वहाँ पर देखेंगे तो हम तुरंत उसको पहचान लेंगे। क्यों? कि हमारा जो ज़मीन है, हमारा जो अंतरात्मा है, सब कुछ हमारे देश से जुड़ा हुआ होता है।
तो ऐसा नहीं है कि हम उस चीज़ में ढल गए और हम सब कुछ भूल गए। हम इंडिया को कहीं भी इंडिया की व्यक्ति को इंडिया की कोई भी चीज़ हमें दिखाई देगी तो हम तुरंत से हमको सब कुछ रिकॉग्नाइजेशन मतलब आ जाएगा कि ये ऐसे ऐसे हमारे देश की ये चीज़ है ना। तो इस तरीके से आप समझने की कोशिश करो। तो वही कह रहे हैं कि बट ही बिहोल्ड द लाइट, जब वो लाइट को देखता है, एंड व्हेन इट इज़ फ्लोज, जब वो उसके पास से गुजरती है उस बच्चे के पास से, ही सीज इट इन हिज जॉय, वो उससे खुशी महसूस करता है क्योंकि वो कभी भूलता नहीं है। वो जो डिवाइन पावर है उसके साथ ही रहती है, डिवाइन ग्लोरी उसके आसपास रहती है। द यूथ हु डेली फार्दर फ्रॉम द ईस्ट, ये जो यूथ है ना वो क्या होता है, डेली फार्दर फ्रॉम द ईस्ट, ईस्ट से, ईस्ट होती है पूरब एक दिशा होती है, उससे क्या होता है ये दूर होता चला जाता है डेली। क्या, यूथ, यूथ मतलब वही बचपन। तो ये जो बचपन है ये ईस्ट से दूर होता चला जाता है। मस्ट ट्रैवल स्टिल इज नेचर्स पीस, तो कह रहे हैं कि मतलब क्योंकि उसको ट्रैवल करना है ना। जैसे कि जो सन होता है ना, सन सन क्या होता है कि वो ईस्ट में निकलता है ना, और धीरे 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 वेस्ट में चला जाता है और फिर वहाँ पे छिप जाता है। तो ह्यूमन जो है मतलब इंसान होता है ना, उसका भी यही हाल है। वो जब जन्म लेता है तो ईस्ट में होता है, नेचर का मतलब प्रीस्ट होता है ना, नेचर से जुड़ा हुआ होता है। लेकिन धीरे 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 जब वो ट्रैवल करता हुआ क्या है, वेस्ट में जब पहुँच जाता है तो नेचर से वो दूर हो जाता है। वो चीज़ वो कहना चाह रहा है। एंड वाई द विजन स्प्लेंडेड इज ऑन हिज वे अटेंडेड, लेकिन जब भी वो नेचर के विज़न को देखता है या इस डिवाइन ग्लोरी को मतलब जब उसको वो बुलाती है या वो उसको देखता है, महसूस करता है, तो वो उससे उससे मतलब उसको वो जॉइन कर लेता है, उससे वो खुश हो जाता है। एट लेंथ द मैन परसीव इट डाई अवे, हेवन लाइज अबाउट अस इन आवर इन्फेंसी, जो हेवन होता है वो हमारे साथ हमारी इन्फेंसी में रहता है। इन्फेंसी में मतलब क्यों, क्योंकि जब हम जन्म लेते हैं तो हमारे साथ क्लाउड ऑफ ग्लोरी, मतलब भगवान की जो डिवाइन ग्लोरी होती है, मतलब भगवान की डिवाइन ग्लोरी स्वरूप वो आत्मा जो हमारे साथ रहती है बचपन में, वो मतलब हर वक्त हमारे साथ रहती है बचपन में, इन्फेंसी में। शेड ऑफ द प्रिजन हाउस, और इस प्रिजन हाउस की शेड बिगिन टू क्लोज, और धीरे धीरे मन पड़ने लगती है अपॉन ए ग्रोइंग बॉय, जब वो बच्चा बड़ा होने लगता है। बट ही बिहोल्ड द लाइट एंड वेंस इट फ्लोज, है ना, जब वो उस लाइट को देखता है और जब वो उसके पास से गुजरती है, ही सीज इट इन इज जॉय, वो उसमें अपने उस जॉय को महसूस कर लेता है, देख लेता है। क्योंकि वो भूलता नहीं है। अपनी माँ को कौन भूलता है, अपनी धरती माँ को कोई भूल जाता है? कोई इंसान इंग्लैंड में चला जाएगा तो क्या भारत को भूल जाएगा? वो नहीं भूलेगा। द यूथ हु डेली फार्दर फ्रॉम द ईस्ट मस्ट ट्रैवल, यानी कि जो यूथ है वो धीरे धीरे क्या होता है कि ईस्ट से है ना ट्रैवल करता है, दूर होता चला जाता है। जैसे एक सन होता है ना, वो ईस्ट में निकलता है, उसी तरीके से, और वो धीरे 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 ट्रैवल करके कहाँ जाता है, वेस्ट में आ जाता है और वो छिप जाता है। तो अंततः इंसान का भी वही होता है ना कि वो जब जन्म लेता है, बच्चा होता है, धीरे धीरे बड़ा होता है, और वो मतलब ईस्ट में एक तरह से जन्म लेता है और वेस्ट में आके वो मर जाता है, क्योंकि ट्रैवल करते करते उसका एंड हो जाता है। तो द यूथ हु डेली The youth who daily farther from the east must travel still is nature priest, and by the vision splendid is on his way attended. तो यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक की जो लाइंस हैं उसमें वो कह रहे हैं कि जो यूथ होता है वो डेली फार्दर, फार का मतलब होता है दूर होता चला जाता है, फ्रॉम द ईस्ट, मस्ट ट्रैवल, है ना, क्योंकि वो ट्रैवल करता है। ट्रैवल मतलब अपने जीवन में आगे बढ़ता चला जाता है, उम्र उसकी बढ़ती है। तो वो क्या होता है कि जैसे एक सूर्य जो है ईस्ट में है ना निकलता है, लेकिन उसका जो सेटिंग कहाँ होती है, वेस्ट में होती है। वो ट्रैवल करता है और वेस्ट में आके छिप जाता है। सिमिलरली जो यूथ होता है यानी कि एक बच्चा होता है, वो अपने जीवन में ट्रैवल करता है और धीरे 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 उस डिवाइन ग्लोरी से वो क्या हो जाता है, दूर हो जाता है, और स्टिल इज नेचर्स पीस, और फिर वो मतलब नेचर का वो पीस फिर भी रहता है। एंड बाई द विजन स्प्लेंडेड इन ऑन हिज वे अटेंडेड, तो जब भी वो नेचर अपने पास बुलाती है उसको, वो अपना दिखाती है, अपना विजन दिखाती है उसको, तो वो उसको ज्वाइन कर लेता है, क्योंकि पूरी तरह से वो उसको भूलता नहीं है। एट लेंथ द मैन परसीव इट डाई अवे, है ना,
मतलब दूर जाने पर, एट लेंथ का मतलब है दूर जाने पर, उसी चीज़ को वो बार बार जो विलियम वर्ड्सवर्थ ने यहाँ पर उसी बात को थोड़ा अलग तरीके से कह रहे हैं, उसी चीज़ को सेम यहाँ पे वही रिपीट कर रहे हैं। कह रहे हैं एट लेंथ द मैन परसीव इट डाई अवे, यानी कि जो डिवाइन ग्लोरी है जिसको वो परसीव करता है मैन, उसके पास होती है, धीरे धीरे उसका जो मैजिक है वो ख़त्म हो जाता है। डाई अवे यानी कि डिवाइन ग्लोरी वो ख़त्म हो जाती है। एंड फेड इनटू द लाइट ऑफ कॉमन डे, यानी कि वो जो डिवाइन ग्लोरी होती है, जैसे जैसे वो उससे जो ह्यूमन है, बच्चा है, उससे दूर होता चला जाता है, वो फेड हो जाती है, और वो जो लाइट होती है डिवाइन लाइट, वो एक कॉमन डे की लाइट में बदल जाती है। समझ रहे हो? तो इस तरीके से फिर सिक्स स्टेंज यहाँ बोलते हैं कि अर्थ फिल्स हर लाइफ विद प्लीजर ऑफ हर ओन। फिर धरती, अब देखो, वो आत्मा जो थी वो तो स्वर्ग में रहती है ना, जब इन्फेंसी में बच्चे के साथ रहती है, धीरे धीरे बच्चा बड़ा होता है तो धरती की गोद में खेलने लगता है ना, फिर धरती के साथ उसका मतलब कनेक्टिविटी हो जाती है। तो यहाँ पे वही बता रहे हैं कि फिर वो डिवाइन ग्लोरी है, उससे तो बच्चा छूट जाता है, एक तरह से उसको भूल जाता है, लेकिन जो अर्थ है उसके साथ वो कनेक्ट हो जाता है ना, धरती के साथ। तो अर्थ फिल्स हर लैब विद प्लीजर ऑफ हर ओन, फिर धरती जो है उसे अपने तरीके से उसको प्लीजर देने लगती है। अर्निंग सी हैथ इन हर ओन नेचुरल काइंड, है ना, और वो वही उसको देती है अपने तरीके से, मतलब जो मतलब अपने तरीके से उसके जो कंट्रोल में है वो सब कुछ उसको देने लगती है। एंड इवन विथ समथिंग ऑफ ए मदर्स माइंड, और यहाँ तक कि वो कहते हैं कि एक माँ की तरह, मदर्स माइंड मतलब माँ की तरह से वो उसकी केयर करती है। एंड नो अनवर्दी एम, ठीक है, कोई ऐसा ऐसा काम नेचर नहीं करती उसके लिए कि जो उसके लिए अनवर्दी हो, कोई अनवर्दी एम उसके लिए क्रिएट नहीं करती। द होमली नर्स डथ ऑल सी केन टू मेक हर फोस्टर चाइल्ड हर इनेट मैन। तो होमली नर्स की तरह होती है, कौन होती है होमली नर्स की तरह? वो मतलब धरती, नेचर, नेचर की बात कर रहा है वो यहाँ पे। वो कह रहे हैं कि जो नेचर होती है ना वो होमली नर्स बन जाती है उस बच्चे के लिए। जैसे माँ वगैरह होती हैं, ऑफिस जाती हैं तो एक नर्स वगैरह रखती है ना बच्चे को पालने पोषण के लिए, तो वो बच्चा जो होता है उसके लिए एक तरह से दूसरे का बच्चा, गोद लिया हुआ बच्चा हो गया ना, फोस्टर चाइल्ड होता है। तो वो जो नेचर है वो क्या करती है, एक होमली नर्स की तरह उस बच्चे के लिए सब कुछ करती है। टू मेक हर फोस्टर चाइल्ड, उसको अपना गोद लिया हुआ बच्चा वो समझ लेती है, और उसके लिए वो सब कुछ करती है, हर इनेट मैन, उसको एक अच्छा आदमी बनाने में। फॉरगेट द ग्लोरीज ही हैथ नोन, अब वो ग्लोरीज को भूल जाता है जो जिनको वो पहले जानता था। यानी कि जब वो स्वर्ग से आया था, जब उसका जन्म हुआ था, इनफेंसी में, जब बचपन में ये जो चीज़ें थी, डिवाइन ग्लोरी ज़्यादा महसूस करता है बच्चा, उसके पास होती है। अब वो क्या है कि उन चीज़ों को धीरे धीरे भूलने लगता है, क्योंकि वो अब नेचर के कनेक्शन में आ गया है। एंड दैट इम्पीरियल पैलेस, और वो जो इम्पीरियल पैलेस है ना, वैंसी केव, जहाँ से वो आया है, उन चीज़ों को वो क्या है अब भूलने लगता है धरती पर आकर। सेवेंथ स्टेज हम बोलते हैं बिहोल्ड द चाइल्ड एमंग हिज न्यू बॉर्न ब्लिसेस। देखो उस बच्चे को अपनी नई नई जो ब्लिसेस हैं उनके बीच में देखो। नई नई ब्लिसेस का मतलब है कि अब बच्चा अब धीरे धीरे बड़ा हो रहा है एक तरह से, तो वो नई नई चीज़ें फिर सीखने लगता है। हम ह्यूमंस के साथ, जैसे अपनी मम्मी पापा परिवार के साथ रहता है ना, नेचर के साथ रहता है, तो कुछ चीज़ें वो नेचर से सीखता है, कुछ चीज़ें वो फैमिली से सीखता है, कुछ फ्रेंड सर्कल में जाके सीखता है। एक तरह से बच्चे का जो विकास है वो कैसे होता है वही वो बता रहे हैं यहाँ पे। तो जब जब मतलब पहली वाली स्टेंजा से इसको कनेक्ट करके देखो कि बच्चा का जब जन्म होता है तो उसके साथ डिवाइन ग्लोरी बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है। बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है तो उन चीज़ों को भूलता चला जाता है, क्योंकि वो अब कहाँ है, नेचर के संपर्क में है ना, अपनी फैमिली के संपर्क में। अब वो नई नई चीज़ें सीखने लगता है। इसीलिए फिर क्या होता है कि वो डिवाइन पावर जो उसके साथ बचपन में बहुत ज़्यादा थी अब वो कम होने लगती है। बिहोल्ड द चाइल्ड, उस बच्चे को ध्यान से देखो, एमंग हिज न्यू बॉर्न ब्लिसेस, जो अब वो नई नई चीज़ें सीख रहा है। अ 6 ईयर डार्लिंग ऑफ ए पिग्मी साइज, एक 6 साल का छोटा बच्चा, जिसका मतलब जो पिग्मी साइज उन्होंने कहा है उस बच्चे का, एक 6 साल का छोटा जो बच्चा होता है पिग्मी साइज का, देखो उसे शी वेयर मिड वर्क ऑफ हिज ओन हैंड ही लाइज, कि कैसे वो अपने हाथों में मतलब काम लेता है, कुछ कर मतलब कर, बच्चे का अक्सर कुछ ना कुछ करते रहते हैं, बच्चे बैठते नहीं हैं, तो कैसे अपने हाथों में कुछ नए काम लेता है, कैसे उनको बीच में छोड़ देता है। फ्रेटेड वाइज सैलीज ऑफ हिज मदर किसेज, और कैसे उसकी जो माँ है उसकी किसेज से उसका जो चेहरा है वो है ना भरा रहता है, प्यार मिलता है, कहने का मतलब है उसे अपनी माँ का।
तो अब वो ऐसी तो धीरे धीरे डिवाइन ग्लोरी को भूलेगा, माँ का प्यार मिलेगा, नेचर का प्यार मिलेगा। विद लाइट अपॉन हिम फ्रॉम हिज फादर्स आई, और अपने फादर का प्यार, मतलब जो फादर की आंखों में, फादर ज़्यादा वो माँ की तरह तो नहीं करते, ज़्यादा पैम्पर नहीं करते, लेकिन हाँ उनकी आंखों में एक बच्चे के ऊपर एक जो मतलब बच्चे के ऊपर जो लाड़ होता है वो एक आंख में दिखता है ना एक फादर के। तो कह रहे हैं विद लाइट अपॉन हिम फ्रॉम हिज फादर्स आईज, फादर की आंखों की जो लाइट है वो भी उसके ऊपर पड़ती है। सी देखो एट हिज फीट, उसके पैरों में देखो सम लिटिल प्लान और चार्ट, कुछ छोटे छोटे प्लान्स, कुछ चार्ट होते हैं। सम फ्रेगमेंट फ्रॉम हिज ड्रीम ऑफ ह्यूमन लाइफ, जिसमें वो अपने ड्रीम ह्यूमन लाइफ में आगे मतलब अपने कुछ ड्रीम जो उसने तय किए हैं वो बनाता है, मतलब प्लान बनाता है, चार्ट बनाता है। सब फ्रेगमेंट, जो वो फ्रैगमेंट मतलब टुकड़ों टुकड़ों में वो उन प्लान्स को बनाता है कि पहले मैं ये करूँगा, फिर मैं ये करूँगा, देन ये करूँगा। शेप्ड बाई हिमसेल्फ, ठीक है, उनको खुद ही शेप देता है विद न्यूली लर्न आर्ट, जो अभी अभी आर्ट उसने सीखी है उससे वो उन प्लान्स को, उन चार्ट्स को क्या देगा, एक शेप देगा। फिर कह रहे हैं अ वेडिंग और अ फेस्टिवल, है ना, शादी हो या फेस्टिवल हो, अ मॉर्निंग और अ फ्यूनरल, मतलब कोई दुख की घड़ी हो या कोई फ्यूनरल हो, कोई जनाजा उठ रहा हो, कुछ भी चल रहा हो। एंड दिस हैथ नाउ इज हर्ट, वो अपने हर्ट से जो भी कुछ उसे करना होता है वो दिल से करता है ना। कहने का मतलब ये है कि कोई भी ओकेज़न हो, जो बच्चे होते हैं उनको बहुत ज़्यादा नॉलेज तो होती नहीं कि शादी का माहौल है, कि ये फेस्टिवल का माहौल है, क्या करना है उनको। अगर वो शादी है और वो रो रहे हैं तो रो ही रहे हैं, अगर कोई मर गया है तो वो हंस रहे हैं तो हंस ही रहे हैं, उनको क्या पता है कि क्या हो रहा है, उनको कुछ नहीं पता। तो एंड दिस हैथ नाउ इज हर्ट, जो वो करते हैं वो अपने दिल में जो उनके होता है वही करते हैं। एंड अन टू दिस ही फ्रेम्स हिज सॉन्ग, और उसी के अकॉर्डिंग वो अपना सॉन्ग फ्रेम करते हैं, मतलब गाना गाते हैं। बच्चे बच्चे खेलते हैं और अपना जो सॉन्ग है उसको बनाते हैं, पर ये नहीं है कि वो फेस्टिवल के अकॉर्डिंग या फ्यूनरल के अकॉर्डिंग बनाए, जो उनके जी में आता है वो करते हैं। देन विल फिट हिज टंग, और फिर बाद में वो अपनी टंग को फिट करते हैं, ये बहुत अच्छी लाइन है, देन विल ही फिट हिज टंग। और बाद में वो क्या करेगा बच्चा, अपनी टंग को फिट करेगा, कैसे, टू डायलॉग ऑफ बिजनेस। अब मतलब वो कह रहे हैं कि यही बच्चा जो अभी अबोध है, उसे नहीं पता कि शादी में क्या करना है, कि फ्यूनरल में क्या करना है, अभी नहीं इसको पता है, लेकिन बाद में वो अपनी टंग को फिट कर लेगा, एडजस्ट कर लेगा, किस हिसाब से, टू डायलॉग ऑफ बिजनेस, कि बिजनेस करेगा, क्योंकि बड़ा हो जाएगा ना वो बच्चा, तो जब बिजनेस करेगा तो बिजनेस में कैसे बात करनी है, क्या डायलॉग बोलने हैं, मतलब बिजनेस कैसे करना है। लव करेगा फिर वो किसी से, तो लव की बातें करेगा, है ना। फिर स्ट्राइफ, बहुत सारे संघर्ष, लड़ाई झगड़े भी तो इंसान की लाइफ में होते हैं, उनको भी कर लेगा। तो झगड़े कैसे करने हैं ये भी वो सीख जाएगा, प्यार कैसे करते हैं ये भी वो सीख जाएगा, बिजनेस कैसे करते हैं ये भी सीख जाएगा, और इन सब की वो भाषा भी सीख जाएगा। मतलब अब वो बोलेगा जो मतलब उसको बोलना चाहिए चतुराई से, लेकिन बचपन में क्या होता है कि उसको नहीं कुछ पता है कि क्या बोलना है क्या नहीं है, जो अपने हिसाब से जो उसके दिल में आता है वो करने लगता है। बट इट विल नॉट बी लॉन्ग इफ दिस बी थ्रोन असाइड एंड विद न्यू जॉय एंड प्राइड। तो यहाँ पर ये जो तीन लाइन है, मतलब ये जो वर्ड्स होते हैं ये क्या करते हैं कि आगे की जो लाइंस होती हैं उन्हीं से कुछ लाइन कनेक्ट होती हैं, फिर बीच में वो कुछ और लाइंस डाल देते हैं, फिर इनको फिर से उन्हीं लाइन से कनेक्ट करते हैं, इसीलिए थोड़ी पोइम डिफिकल्ट हो जाती है। तो वो यहाँ पे जो कह रहे थे ना बच्चे के बारे में कि वो अपना गाना फिट मतलब फ्रेम करेगा, है ना, और बाद में वो अपनी टंग फिट करेगा। इससे पहले वो कह रहे हैं कि एंड अन टू दिस ही फ्रेम हिज सॉन्ग, कि वो अपना सॉन्ग खुद बनाएगा। तो ये इसी लाइन से जोड़ते हुए वो कह रहे हैं कि बट इट विल नॉट बी लॉन्ग, कि जो बच्चा होता है ना वो जो गाना गाता है या जो भी एक्टिविटी करता है वो ज़्यादा देर तक नहीं चलती है। इट दिस बी थ्रोन असाइड, थोड़ी देर में वो साइड में उसको रख देता है, कुछ और चीज़ में लग जाएगा, है ना। एंड विद न्यू जॉय एंड प्राइड, उसे उसे फिर कुछ और करने में एक नया आनंद आएगा और प्राइड फील करेगा। इस तरीके से वो बच्चे की बात कर रहे हैं यहाँ पे। द लिटिल एक्टर, वो एक लिटिल एक्टर होता है, कौन अनदर पार्ट, फिर वो दूसरा पार्ट प्ले करता है ना। फीलिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम इज ह्यूमरस स्टेज, जो अपनी ह्यूमरस स्टेज है उनको क्या करता रहता है, वो फील करता रहता है टाइम टू टाइम, विद ऑल द पर्सनस डाउन टू पैलिस एज। और वो कह रहे हैं कि ऐसा सभी, ऐसा नहीं है कि वो बच्चा, हर हर इंसान की यही कहानी है। हर इंसान क्या करता है कि मतलब जैसे कहते हैं ना, जैसे शेक्सपियर ने भी बोला है कि लाइफ इज़ अ स्टेज, तो कई बार उन्होंने तो अपने कई प्ले में बोला है कि लाइफ इज़ ए स्टेज। तो वही कह रहा है कि हर इंसान क्या है कि
अलग अलग उसकी लाइफ में स्टेज मतलब आती हैं और उनको वो फील करता रहता है ना। ऐसे ही सारे इंसान करते हैं विद ऑल द पर्सन डाउन टू पैलेस एज। तो कहते हैं कि सारे इंसान जब तक कि वो मर नहीं मतलब बूढ़े नहीं हो जाते तब तक वो ये सब चीज़ें एक्टिविटी करते रहते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने पैलेस्ड एज बोला है, मतलब ओल्ड एज को पैलेस्ड एज बोला है, क्योंकि पैलेस्ड क्या होती है, एक बीमारी होती है जो ओल्ड एज में ही किसी इंसान को होती है। तो यहाँ पर वो ओल्ड एज ना कह के पैलेस्ड एज कह रहे हैं, यहाँ पे मतलब है वही बूढ़ा होना एक तरह से। तो दैट लाइफ ब्रिंग्स हर इन हर इक्विपेज। तो इस तरीके से जो लाइफ है उसे अपने इक्विपेज में लेके आती है एज इफ इज होल वेकेशन वर एंडलेस इमिटेशन। जैसे कि मतलब उसका जो पूरा जीवन है वो एक तरह से क्या है, कभी ना खत्म होने वाली क्या है, इमिटेशन है। खत्म ना होने वाली इमिटेशन से मतलब है कि जीवन क्या होता है कि एक तरह से कभी एक सतत मतलब एक सीखना क्या है, एक सतत प्रक्रिया है ना। जीवन में इंसान जब तक जिंदा रहेगा वो सीखता रहेगा। तो ये एंडलेस इमिटेशन है या फिर संघर्ष है, ये कभी नहीं खत्म होते, इंसान के जीवन में चलते रहते हैं। जब वो जन्म लेता है जब से लेके जब तक वो मरता है तब तक ये जो इमिटेशंस हैं, ये संघर्ष हैं, चलते रहेंगे। फिर 8वीं स्टेंजा में बोलते हैं दाउ हुज एक्सटीरियर सेम्बलेंस जॉट बिलाय दाई सोल इवेंसिटी। ठीक है, तो वो बच्चे से ही कह रहे हैं कि जो तुम्हारी जो ये सेम्बलेंस यानी कि जो ये बाहरी ये जो ये एक तरह से जो रूप है, सेम्बलेंस मतलब होता है छवि और एक्सटीरियर मतलब होता है बाहरी। तो ये जो तुम्हारी बाहरी छवि है, डर्थ बिलाय, बिलाय मतलब धोखा देती है, दाई सोल इमेंसिटी, तुम्हारी सोल की जो विशालता है उसको ये जो है ये जो एक्सटेरी मतलब बाहरी जो छवि है वो धोखा देती है। बाहरी छवि क्यों? क्योंकि बच्चा जो होता है वो छोटा सा लगता है ना दिखने में, बहुत प्यारा सा क्यूट सा बेबी होता है वो, तो लगता है कि इस बच्चे को क्या ही पता है जीवन के बारे में। तो वो कह रहे हैं कि ये जो एक्सटीरियर सेम्बलेंस है ना, तुम्हारा बाहरी रूप, ये एक छलावा है जो तुम्हारी सोल की इमेंसिटी को मतलब धोखा देता है। क्योंकि बच्चे में क्या होती है, जो सोल की इमेंसिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है इनके अकॉर्डिंग। बच्चा बहुत जानता है, बहुत ज़्यादा जानता है। तो वो कह रहे हैं दाउ बेस्ट फिलोसोफर, तुम तो बहुत सबसे अच्छे क्या हो, फिलोसोफर हो, वो यट डस्ट कीप दाई हेरिटेज, जिसको जो जिसके पास क्या है, उसके हेवन की जो क्वालिटीज़ हैं बहुत सारी मतलब विरासत है उसके पास, हेवनली क्वालिटीज़ की क्या है, विरासत है तुम्हारे पास। दाउ आई एमंग द ब्लाइंड, और हम दाऊ आई तुम्हारी आंखें हैं, एमंग द ब्लाइंड, एमंग मतलब अ, हम अंधों के बीच में क्या है, केवल तुम्हारी ही आंखें हैं। दैट डीफ एंड साइलेंट, ठीक है, हम तो क्या है कि डीफ और साइलेंट हैं, अंधे हैं। हम लोगों में ना तो कान है, ना हमारे हमारी कान है, ना आंखें हैं, ना कुछ है, सिर्फ तुम्हारी आंखें हैं। रीड एस द इटर्नल डीप, जो कि पढ़ पाती हैं क्या, इटर्नल थॉट्स को, जो वास्तविक जो चीज़ें हैं उसको कौन पढ़ पाता है, वो बच्चा पढ़ पाता है। क्यों? कि उसको बहुत नॉलेज है। हॉन्टेड फॉर एवर बाई द इटर्नल माइंड, क्योंकि तुम्हारे पास क्या है, वही ठीक है, हेवनली जो क्वालिटीज़ हैं, जो तुम्हारे जो सोल की जो पावर है तुम्हारे पास, वो हम सबसे ज़्यादा है। और एक तुम्हारे पास क्या है, इटर्नल माइंड है। माइटी प्रॉफिट, तो वो उसको उसी बच्चे को कह रहे हैं माइटी प्रॉफिट, कि तुम शक्तिशाली क्या हो, प्रॉफिट हो, सीयर ब्लेस देवदूत हो। प्रॉफिट का मतलब होता है भविष्य वक्ता, जो सब कुछ जानता है, तुम सब कुछ जानते हो। ऑन होम दोज ट्रूथ डू रेस्ट, जिसको वो सारे ट्रूथ पता हैं जिसके लिए हम लोग स्ट्रगल करते हैं। मतलब हम लोग पागलों की तरह से भटकते हैं, ये मतलब हमारे मन में बहुत सारे सवाल उठते हैं जिनके बारे में हमें नहीं पता है। लेकिन तुम क्या हो, तुम प्रोफेट हो, तुम्हें सब कुछ पता है। और वो जो सारे ट्रूथ हम लोग ढूंढते हैं तुम्हें वो ऑलरेडी पता है। विच वी आर टोइलिंग ऑल अवर लाइफ टू फाइंड, मतलब कह रहे हैं कि विच वी आर टोइलिंग, टोइलिंग मतलब होता है मेहनत करना या है ना, काम करना। तो वो जो ट्रूथ जो तुम्हें पहले से ही पता है, उन ट्रूथ को हम लोग क्या करते हैं, पूरी लाइफ्स आवर लाइफ्स टू फाइंड, पाने की कोशिश करते हैं। इन डार्कनेस लॉस्ट, और उन ट्रूथ को ढूंढते ढूंढते हम क्या करते हैं, लॉस्ट कर जाते हैं डार्कनेस में। द डार्कनेस ऑफ द ग्रेव, है ना। और या फिर जो डार्कनेस है मतलब जो, या फिर मृत्यु, मृत्यु के अंधकार में हम चले जाते हैं। यानी कि या तो हम कहीं अंधेरे में मतलब खो जाते हैं, या फिर हम मर जाते हैं। लेकिन जो इटर्नल जो मतलब जो चीज़ें हैं वास्तविक, उनको हम कभी जान नहीं पाते, वो सब तुम जानते हो। दाउ ओवर होम दाई इमोर्टेलिटी, क्योंकि तुम्हारे ऊपर क्या है, तुम्हारी इमोर्टैलिटी है। ब्रूट्स लाइक अ डे, जो तुम्हारे ऊपर डे की तरह मंडराती है,
है ना। जैसे हमारे ऊपर सूरज मंडराता है ना, वैसे ही तुम्हारी इमॉर्टैलिटी तुम्हारे ऊपर मंडराती है दिन की तरह। अ मास्टर ओवर अ स्लेव, जैसे कोई मास्टर किसी स्लेव के ऊपर मंडराता है, होता है ना कि भाई जो नौकर वगैरह होते हैं उनके ऊपर वो मास्टर है, वो कैसे डंडा लेके बैठा रहता है, भाई काम करो, ठीक से करो, इस तरीके से। तो कहते हैं एक प्रेजेंस है, वो प्रेजेंस विच इज़ नॉट टू बी पुट बाय, जिसको क्या नहीं किया जा सकता, पुट बाय नहीं किया जा सकता, मतलब इग्नोर नहीं किया जा सकता। वो हमेशा तुम्हारे साथ रहती है, तभी तो तुम इतने ज्ञानी हो। दाउ लिटिल चाइल्ड, तुम छोटे से बच्चे, येट ग्लोरियस इन द माइट, तुम छोटे से ज़रूर हो लेकिन ग्लोरियस इन द माइट, मतलब शक्तिशाली बहुत हो। ऑफ हेवन बॉर्न फ्रीडम ऑन द बीइंग हाइट, क्योंकि हेवन बॉर्न फ्रीडम तुमको मिली हुई है। वाई विथ सच अर्नेस्ट पेन्स डस्ट दाउ प्रवोक, ठीक है। तो ये जो अर्नेस्ट पेन का मतलब है कि जीवन के जो ये जो दर्द हैं, इन सब के लिए तुम क्यों एफर्ट करते हो, इनको क्यों लेना चाहते हो। यहाँ पे वो रिटोरिकली क्वेश्चन कर रहे हैं उस बच्चे से कि तुमको सब कुछ तो पता ही है, तुम सब जानते हो, है ना। तुम्हारी जो शो मतलब जो मतलब वो कह रहे हैं कि आत्मा की अमरता के विचारों से तुम्हारा जो दिल है भरा हुआ है, तुम एक शक्तिशाली देवदूत हो, फिर जीवन के कष्टों को तुम काहे को प्रवोक करते हो, मतलब तुम क्यों बड़ा होना चाहते हो, तुम क्यों प्लान बना रहे हो, ये सब वो कह रहे हैं। द ईयर्स टू बिंग द इन इन इनएविटेबल योग, तुम्हें पता है कि जो जीवन मतलब जो ईयर्स आएंगी, यानी कि जब तुम बड़ा होने की जो इच्छा कर रहे हो, बड़े होगे, तो वो जो लाइफ है वो क्या लाएगी, इनएविटेबल योग, यानी कि जो कभी ना खत्म होने वाला। योग मतलब होता है एक तरह से बोझा जो बैल वगैरह के ऊपर रख देते हैं, उसी को योग बोलते हैं। तो वो जो लाइफ है वो तुम्हारे ऊपर वो बोझ लेके आएगी, तो तुम उसमें दब जाओगे, वो ये कह रहा है। दस ब्लाइंडली विद दाई ब्लाइंड ब्लेस्डनेस एट स्ट्राइफ, ठीक है। फिर क्या करोगे तुम कि ये जो ब्लाइंडली तुमको ये सारी जो चीज़ें हैं वो फॉलो करनी पड़ेंगी, है ना। तुम एक एक संघर्ष तुम्हारा स्टार्ट हो जाएगा स्ट्राइफ में। फुल सून, और पूरी तरह से जल्दी ही, दाई सोल सेल हैव हर अर्थली फ्रेट, मतलब तुम्हारी जो आत्मा है, और शीघ्र ही क्या होगा कि जो तुम्हारी आत्मा है इस धरती के बोझ तले दब जाएगी, दबा महसूस करोगे तुम। एंड कस्टम लाई अपॉन दी विद ए वेट, और फिर ये वही लाइफ की जो कस्टम रीति रिवाज, ये करो वो करो, हैवी एज फ्रोस्ट एंड डीप ऑलमोस्ट एज लाइफ, तो वो उतनी हैवी होते हैं जैसे कि लाइफ, मतलब लाइफ जब तक रहेगी तो फिर जीवन की जो रीति रिवाज हैं ये सब तुम्हारे ऊपर चलेंगे, इससे तुम्हारी जो आत्मा है वो एक बोझ की तले दब जाएगी। तो वो बच्चे से कह रहे हैं कि तुम जो हो तुम वही रहो, बच्चे ही रहो, बड़े मत हो, बच्चे से वो यही कह रहा है। फिर वो आगे बोलते हैं, फिर अब यहाँ से नाइन्थ स्टेंजा शुरू हो गई, तो नाइन्थ स्टेंजा में वो फिर से वो वही बातें रिपीट करते हैं कि पूरी पोइम एक तरह से फिलोसॉफिक है, ठीक है। वो कह रहे हैं, ओ जॉय दैट इन आवर एम्बर्स इज समथिंग दैट डर्थ लिव, दैट नेचर yet रिमेंबर्स वॉट was so fugitive, वो कह रहे हैं कि ओ जॉय, आगे बोलते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ, यहाँ पर वो अपने चाइल्डहुड की मेमोरीज को रिकॉल करते हैं फिर से। जैसे कि फर्स्ट फोर स्टेंजा है उसमें उन्होंने चाइल्डहुड के लॉस के बारे में बात की है। फिर नेक्स्ट फोर स्टेंजा में वो उस चाइल्डहुड में जो वो जो लॉस हो जाता है उस ग्लोरी का, उस डिवाइन पावर का, उसके बारे में बात करते हैं, उसके कॉजेज़ बताते हैं। फिर लास्ट की जो थ्री स्टेंजा हैं, क्योंकि ये जो पूरी की पूरी पोएम है ये 11 स्टेंजा में है ना, तो लास्ट की जो थ्री स्टेंजा है उसमें वो सॉल्यूशन बताते हैं, मतलब एक होप के साथ इस पोएम को फिर वो एंड करते हैं। तो फिर से वो अपने बचपन को रिकॉल करते हैं, जो कि हमारी मतलब एक ह्यूमन के जीवन का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। हम कह सकते हैं कि वो हमारे मतलब गोल्डन टाइम होता है हमारी ज़िंदगी का। तो कह रहे हैं, ओ जॉय दैट इन आवर एम्बर्स इज समथिंग दैट डोथ लिव, दैट नेचर yet रिमेंबर्स what was so fugitive। तो कह रहे हैं कि ये जो बचपन था, जब हमारे साथ वो डिवाइन ग्लोरी हमारे साथ थी और भगवान की प्रेजेंस हम महसूस करते थे बहुत ज़्यादा, क्योंकि बचपन में ही तो ये जो डिवाइन ग्लोरी होती है इसकी अधिकता होती है। बड़े होते हैं तब तो ये फेड हो जाती है। तो वो उसी बचपन को याद करते हुए कहते हैं कि वो बचपन कितना जॉयफुल था, है ना। जैसे बच्चा जन्म लेता है, बच्चे के साथ जो मतलब जो आत्मा का प्रभाव उसके ऊपर रहता है ना, तो वैसे ही जब हम बड़े हो जाते हैं तो वो कह रहे हैं कि बचपन का जो प्रभाव होता है ना वो पूरे जीवन हम पर रहता है। वो ये कहना चाह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जो बचपन इतना जॉयफुल और इतना ज़्यादा मतलब बेस्ट पार्ट होता है हमारी लाइफ का, जो कि ताउम्र हमारे मतलब दैट इन आवर एम्बर्स, कि वो हमारे हमारे मन में एक याद के रूप में रहता है। इज समथिंग दैट
डोथ लिव, हमारे साथ रहता है। दैट नेचर येट रिमेंबर्स, क्योंकि ये ह्यूमन नेचर होता है कि हम उसे याद रखते हैं। वॉट वॉज सो फ्यूजिटिव, क्योंकि वो बहुत कम समय के लिए हमारे पास आता है, यानी हमारी लाइफ में जो बचपन होता है, जो चाइल्डहुड होता है, वो बहुत ही कम समय के लिए हमारे पास होता है, तो उसे हम जीवन भर याद रखते हैं। आज भी आप लोगों को ना अपनी लाइफ का अगर मतलब आप अगर याद करोगे, पीछे रिकॉल करोगे, तो सबसे ज़्यादा आप अपने बचपन को मिस करते होगे कि यार बचपन कितना अच्छा था, ना कोई टेंशन थी, ना कोई जिम्मेदारी, ना कोई बोझ था, ना पढ़ाई की टेंशन थी, ना सिलेक्शन की टेंशन थी, ना है ना ये टीजीटी बीजीटी एग्ज़ाम की टेंशन थी। तो ये सारी चीज़ें जो थी बचपन में नहीं थी, तो इसीलिए वो बचपन का जो कहते हैं ना, जो बचपन होता है, चाइल्डहुड होता है, वो हमारा प्राइम टाइम होता है हमारी लाइफ का। तो वही वो यहाँ पे कह रहे हैं विलियम वर्ड्सवर्थ। फिर आगे बोलते हैं कि द थॉट ऑफ अवर पास्ट ईयर्स इन मी जो ब्रीड परपेचुअल बेनेडिक्शन, तो वो वही उसी बात को सेम यहाँ रिपीट कर रहे हैं कि द थॉट ऑफ अवर पास्ट ईयर्स, यानी कि जो थॉट होते हैं, यानी जो एक्सपीरियंस होते हैं हमारे बचपन के, वो हमारे साथ रहते हैं, या मतलब मुझ में रहते हैं। यहाँ पे मी वर्ड यूज़ किया है, तो कह रहे हैं वो जो पास्ट ईयर के जो भी थॉट हैं, एक्सपीरियंस हैं, वो मुझ में रहते हैं। परपेचुअल बेनेडिक्शन, परपेचुअल बेनेडिक्शन का मतलब होता है, परपेचुअल मतलब लगातार, लगातार एक ब्लेसिंग की तरह, एक आशीर्वाद की तरह वो मुझ में रहते हैं। नॉट इंडीड फॉर दैट विच इज़ मोस्ट वर्दी टू बी ब्लेस्ड, डिलाइट एंड लिबर्टी, द सिंपल क्रीड ऑफ चाइल्डहुड वेदर बिजी और एट रेस्ट। तो वो कह रहे हैं कि केवल यही नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि वो एक्सपीरियंस और मतलब और भी बहुत सारी चीज़ें वो कहते हैं यहाँ पर। वो एक तरह से मतलब नॉट इंडीड का मतलब वो बताते हैं कि केवल इतना ही नहीं है, ईश्वर के लिए वो एक तरह से यहाँ पे ग्रेटफुल हैं, है ना, भगवान को वो एक तरह से थैंक्स कहना चाह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि उस डिलाइट के लिए वो थैंक यू बोलना चाहते हैं जो उन्हें बचपन में मिली, क्योंकि बचपन में डिलाइट होती है, लिबर्टी होती है, द सिंपल क्रीड ऑफ चाइल्डहुड, है ना, बचपन का जो सिंपल क्रीड होता है ना, जो बचपन जो होता है इनोसेंट होता है हमारा। वेदर बिजी और एट रेस्ट, चाहे हम बिज़ी हों, चाहे हम मतलब आराम की अवस्था में हों, चाहे हम बिज़ी रहे हों, लेकिन जो वो टाइम होता है ना, उसके लिए वो कह रहे हैं कि केवल यही नहीं, ये सब कुछ हमें मिलता है। फॉर दैट विच इज़ मोस्ट वर्दी टू बी ब्लेस्ड, तो इस लाइन का मतलब यहाँ पे ये है कि उसके लिए वो बहुत ग्रेटफुल फील करते हैं, जिससे भगवान ने उनको उस मतलब उस अवस्था से भगवान ने उनको नवाजा। तो वो यहाँ पर भगवान मतलब गॉड को बेसिकली थैंक यू बोलना चाह रहे हैं। फिर वो कह रहे हैं कि विद न्यू फ्लेज्ड होप स्टिल फ्लिटरिंग इन हिज ब्रेस्ट, तो कह रहे हैं कि वही वो सारी जो बातें हैं बचपन की, वो उनके जब हम बड़े हो जाते हैं तो ये कहना चाह रहे हैं कि जो यादें होती हैं वो हमारे कहीं अनकॉन्शियस माइंड में चली जाती हैं, क्योंकि हम भूलते तो है नहीं है, लेकिन हर समय आप बचपन को याद तो नहीं कर सकते हो, क्योंकि डेली मर्रा की जो लाइफ होती है उसमें हम इतने बिजी हो जाते हैं। कोई मतलब जॉब करते हैं हम, है ना, तो जो डेली की जो हमारी जो ड्यूटी होती है उनमें हम बिजी हो जाते हैं, तो उन चीज़ों को भूल जाते हैं, तो लेकिन वो हमारे अनकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ें रहती हैं विद न्यू फ्लैश्ड होप की तरह से, है ना, स्टिल फ्लटरिंग। और अभी भी वो क्या करती हैं, हमें एक नई ऊर्जा देती हैं, एनर्जी देती हैं, है ना, वो हमेशा हमारे साथ रहती हैं वो चीज़ें बचपन की। फिर कह रहे हैं नॉर फॉर दीज आई रेज दिस सॉन्ग ऑफ थैंक्स एंड प्रेज, वो कह रहे हैं कि ये जो सॉन्ग है, मतलब इस पोइम की वो बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मैं इसलिए नहीं ये लिख रहा हूँ या गा रहा हूँ कोई थैंक्स के लिए या कोई प्रेज या कोई प्रशंसा के लिए, मैं ये सब कुछ नहीं कर रहा हूँ, बट फॉर दोज ऑब्स्टिनेट क्वेश्चंस, वो कह रहे हैं कि मैं उन क्वेश्चंस के लिए ये पोइम लिख रहा हूँ जो बहुत ज़्यादा कैसे होते हैं, बहुत ही कंफ्यूजिंग करने वाले होते हैं, है ना। कौन से क्वेश्चंस हैं वो, जैसे ऑफ सेंस एंड आउटवर्ड थिंग्स, यानी कि वही चीज़ें जो हम बोलते हैं ना कि आत्मा क्या होती है, मतलब आदमी मरने के बाद वो आत्मा कहाँ चली जाती है, हमारा जन्म होता है तो कैसे कैसे, मतलब ये सारी बातें हम जो करते हैं वो उन्हीं बातों के लिए, इन चीज़ों को मतलब इस पोइम को कंपोज वो कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि मैं उन ऑब्स्टिनेट क्वेश्चनिंग के लिए इस पोइम को लिख रहा हूँ, ऑफ सेंस एंड आउटवर्ड थिंग्स फॉलिंग फ्रॉम अस वैनिशिंग, यानी कि वही वही आत्मा की वही बात कर रहे हैं कि वो आत्मा जो हमारे साथ आती है एंड फिर वो गायब हो जाती है। ब्लैंक मिसगिविंग्स ऑफ अ क्रीचर मूविंग अबाउट इन वर्ल्ड नॉट रियलाइज, वो कह रहे हैं कि फिर हम लोग क्या है कि जब जब हम मतलब बच्चे होते हैं तो वो चीज़ें हमारे साथ रहती हैं, तो हमें सब कुछ ध्यान रहता है, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े हो जाते हैं तो वो चीज़ें क्या होती हैं कि रहती तो हैं हमारे साथ, है ना, लेकिन मूविंग अबाउट इन वर्ल्ड नॉट रियलाइज। मूविंग अबाउट से मतलब ये है कि हम अपनी जो रोज़मर्रा का जो रूटीन होता है हमारी लाइफ का, उसमें हम इतने बिजी हो जाते हैं कि उन चीज़ों को कभी रियलाइज़ नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो और बहुत सारी ब्लैंक मिसगिविंग्स एक इंसान पाल लेता है, क्योंकि मतलब मिथ होती है ना बहुत सी, कोई कुछ कहता है कोई कुछ कहता है, तो उन्हीं को वो मान लेता है, उनको वो खुद रियलाइज़ नहीं करता, क्योंकि रियलाइज़ वो होती ही नहीं है।
ठीक है, ये वही जो कॉन्सेप्ट है विलियम वर्ड्सवर्थ का कि जो रोज़मर्रा जो आदमी इतना मटेरियल होता जा रहा है कि कमाने खाने में लगा हुआ है, तो वो चीज़ें वो महसूस नहीं कर पाता, बेसिकली ये कह रहे हैं वो। हाई इंस्टिंक्ट बिफोर विच अवर मॉर्टल नेचर, वो कह रहे हैं वो हाई इंस्टिंक्ट, यहाँ पे वो आत्मा को ही कह रहे हैं। कह रहे हैं कि वो जो हाई इंस्टिंक्ट है वो हमारे साथ ही रहती है। डिड ट्रेम्बल लाइक अ गिल्टी थिंग सरप्राइज, क्योंकि जब वो हम कुछ गलत चीज़ें करते हैं तो क्या होता है कि वो जो आत्मा अगर हमारे, जैसे आपने देखा होगा कि अगर आप कोई गलत काम कर रहे हो, चाहे आपको कोई नहीं देख रहा है, लेकिन फिर भी आपके अंदर से एक आवाज़ आती है कि नहीं ये गलत है ना। तो वही वो कह रहे हैं कि अगर ऐसा नहीं होता, अगर वो आत्मा हमारे साथ नहीं रहती, तो जब हम कुछ गलत चीज़ें करते हैं तो हमारी जो ह्यूमन बॉडी है वो गलत काम करते समय कांपने क्यों लग जाती है। जैसे हम चोरी कर रहे हैं मान लो, हमें लगता है कि कोई हमें नहीं देख रहा, लेकिन फिर भी हमारे हाथ कांपेंगे क्योंकि ये गलत काम है। तो वो यही कह रहे हैं कि ये जो आत्मा होती है ये हमारे साथ रहती है, क्योंकि विलियम वर्ड्सवर्थ क्या थे, नेचर से इतने ज़्यादा कनेक्टेड अपने आप को फील करते थे कि बचपन में उन्होंने बहुत सारी ऐसी इवेंट फील की थी। एक बार वो किसी की बोट ऐसे ही चोरी कर रहे थे, है ना, क्योंकि वो नदी वदी के पास बैठे रहते थे। तो जब वो बोट को चोरी करने जा रहे थे तो उनको ऐसा लगा कि नेचर आई और नेचर ने उनको दोनों हाथों से दबोच लिया है, क्योंकि वहाँ पे कोई नहीं था, लेकिन फिर भी उन्हें ऐसा लगा। तो वो इसीलिए उस चीज़ को महसूस इतना कर पाए। तो वो वही कह रहे हैं कि वो जो हाई इंस्टिंक्ट है ना, हाई इंस्टिंक्ट मतलब वही आत्मा, वो एक मॉर्टल नेचर, मतलब एक मतलब हम इंसान की बॉडी में ही रहती है। और जब हम कुछ गलत काम करते हैं तभी तो हमारी ह्यूमन बॉडी कांपने लगती है, क्योंकि वो अंदर है, वो हमको कहती है कि नहीं ये गलत है। तो वो ही कह रहे हैं, but for those first affections, दोज शेडोई रिकलेक्शंस, तो वो ये कह रहे हैं कि लेकिन जो फर्स्ट अफेक्शन होते हैं, मतलब जो हमारा प्राइम टाइम होता है यानी बचपन होता है, उसमें वो ज़्यादा हमारे साथ रहती है, हमें ज़्यादा महसूस होती है। और फिर बाद में वो फेड, जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं तो उस चीज़ को हम फेल, मतलब वो फेड हो जाती है, हम उसको फील नहीं कर पाते हैं। विच बी दे वाट दे मे, ठीक है, लेकिन वो वहीं रहती है, उसी के बारे में बात कर रहे हैं, ये आत्मा के बारे में वो कह रहे हैं, विच उसी के लिए यूज़ कर रहे हैं, विच बी दे व्हाट दे मे, लेकिन वो वहीं रहती है जहाँ वो हो सकती है। ठीक है, यानी कि होल लाइफ वो एक ह्यूमन को गाइड करती है। और एर यट द फाउंटेन लाइट ऑफ ऑल अवर डे, यानी हमारी पूरी लाइफ वो एक फाउंटेन लाइट की तरह हमारे साथ रहती है। वही कि हम कुछ भी गलत करेंगे हमेशा हमारी आत्मा हमको बताएगी कि क्या सही है क्या गलत है। कौन बताता है हमें, हमारी आत्मा बताती है। अर यट अ मास्टर लाइट ऑफ ऑल अवर सीइंग, और वो एक मास्टर लाइट की तरह हमारे साथ होती है हमारी ऑल सीइंग्स में, मतलब हमारे जितने भी डिसीजंस होते हैं लाइफ में, हम जो डिसीजन लेते हैं ना, वो मतलब बहुत से लोग हमको समझाते हैं, बहुत से लोग हमें मोटिवेट करते हैं, लेकिन हम करते वही हैं जो हमारे मन में होता है, जो हमारा मन कहता है। तो वो हमारा जो मन है वो कौन है, वो हमारी आत्मा है। वो हमें सही बता रही है, क्योंकि वही हमें अच्छे से जानती है कि हम क्या हैं और हमें क्या करना चाहिए, वॉट इज़ राइट फॉर अस। तो वो कह रहे हैं कि वो एक मास्टर लाइट की तरह हमारी ऑल थिंग्स में हमारे साथ रहती है, अपहोल्ड अस, ठीक है, हमारे साथ रहती है, हमें सपोर्ट करती है, चैरिस करती है, हमारी केयर करती है, एंड हैव पावर टू मेक अवर नोइजी ईयर्स, ठीक है, सी मूवमेंट इन दी बीइंग ऑफ द इटर्नल साइलेंस ट्रूथ दैट वेक टू पेरिस नेवर। तो यहाँ से वही कह रहे हैं कि मतलब वो हमें चैरिश करती है, केयर करती है और पावर देती है। किस चीज़ की पावर देती है वो, मतलब हमारी जो नोइजी ईयर्स, मतलब जो हमारा वही जो टेंशन भरा जो माहौल होता है हमारी लाइफ में, तनाव वगैरह जो चीज़ें होती हैं, उनमें हमको इटर्नल साइलेंस प्रदान करती है, हमारे अंदर के जो ट्रूथ हैं उनको जगाती है, टू पेरिस नेवर, ठीक है, जो हम जिनको हम कभी झुटला नहीं सकते, है ना, इग्नोर नहीं कर सकते, जो हमारे अंदर हैं। फिर वो कह रहे हैं विच नाइदर लिस्ट लेस नॉर मीट एंडिवर नॉर मैन नॉर बॉय, ठीक है, तो वो किसी के लिए भी क्या है, वो मतलब अनदेखा, कोई भी मैन हो चाहे बॉय हो, वो किसी के लिए भी मतलब उसको अनदेखा नहीं किया जा सकता। नॉर ऑल दैट इज एट एनमिटी विद जॉय कैन अटरली अबॉलिश और डेस्ट्रॉय, ठीक है, वो कह रहे हैं कि वो एक एनमिटी विद जॉय के साथ होती है और वो कभी एबॉलिश या डेस्ट्रॉय नहीं होती। हैंस इन अ सीजन ऑफ काम वेदर, फिर वो कहते हैं फिर भी, हैंस मतलब होता है, फिर बाद में क्या होता है कि सीजन ऑफ काम वेदर, फिर एक सीजन आता है, मतलब काम वेदर आता है। दो इनलैंड फार बीवी, मतलब काम वेदर से यहाँ मतलब है वो डेथ कह रहे हैं, यहाँ पे वो कह रहे हैं कि फिर हमारे जीवन में डेथ आती है, मतलब हम मर जाते हैं। दो इनलैंड फार बी, और फिर इन सब चीज़ों से, इनलैंड मतलब होती है एक तरह से ध्वनि, ये जो शोर शराबा, ये जीवन की जो गूंज है, इन सब चीज़ों से क्या होते हैं हम दूर हो जाते हैं, फार वी
बी, दूर होने हो ही जाएंगे जब मर जाएंगे तो। अवर सोल हैव साइट ऑफ दैट इमॉर्टल सी, लेकिन हमारी जो सोल है उसके पास तो इस इमॉर्टल सी को देखने की पावर है। क्यों? मतलब मतलब सोल की अमरता के बारे में तो वो बात कर रहे हैं इस पोइम के अंदर। तो कह रहे हैं बचपन में, स्टार्टिंग की लाइंस में उन्होंने बोला कि वो बचपन में हमारे साथ आती है, हम मर जाते हैं तो वो फिर से क्या चली जाती है, वापस भगवान के पास चली जाती है। और वो तो डिवाइन पावर है, वो ज़मीन पर भी रह सकती है, वो स्काई में भी रह सकती है। तो हमारा जो शरीर है वो तो नश्वर है, उसको जला दिया जाता है, लेकिन आत्मा थोड़ी जलती है। हम वो हमारी जो आत्मा है वो अभी भी देख सकती है किसको, इमोर्टल सी को। विच ब्रॉट अस हीदर, जो हमें यहाँ पर लेके आती है। हमें मतलब हम मर जाते हैं लेकिन हमें अब उस आत्मा को, आत्मा जानती है ना कि हम वही थे जो अभी अभी हम मरे हैं। तो कह रही है कि हमें यहाँ लेके आती है। हीदर का मतलब होता है यहाँ, हेयर, है ना, हेयर। और कैन इन अ मूवमेंट ट्रेवल दियर, तो इसका मतलब होता है देयर, है ना। ये वही आर की टाइप वर्ड है जो पहले यूज़ होते थे, अब नहीं होते। तो इस दीदर का मतलब होता है देयर और हीदर का मतलब होता है हेयर। तो कहना है बीच ब्रॉट अस हीदर, यानी कि हमें वो हमारे साथ यहाँ ले आती है। कैन इन ए मूवमेंट ट्रेवल देयर, और एक मूवमेंट में वो वहाँ ट्रेवल कर सकती है, क्योंकि आत्मा तो अजर है, अमर है ना। आत्मा थोड़ी मरती है, इंसान मर जाता है। एंड सी द चिल्ड्रन स्पोर्ट अपॉन द शोर, और फिर से क्या करती है वो आत्मा, बच्चों को फिर से वही, बच्चों को समुद्र के किनारे खेलते हुए देखती है, खुश होती है। एंड हियर द माइटी वाटर्स रोलिंग एवर मोर, और उस माइटी वाटर को, वही कल कल की आवाज़, वही नेचर हो, उसको फील करती है। यानी आत्मा हमेशा इन सब चीज़ों को फील करती है, इनसे कभी अलग नहीं हो सकती है। तो यहाँ पर वो बेसिकली आत्मा की अमरता, अजरता के ऊपर प्रकाश डालते हैं कि जो ह्यूमन बॉडी के अंदर जो आत्मा, ह्यूमन बॉडी है वो, मतलब बॉडी नश्वर है लेकिन उसकी जो आत्मा है वो अमर है। ठीक है। अब विलियम वर्ड्सवर्थ फिर से उस पॉजिटिव थॉट से भर जाते हैं, और जो वर्ड्स हैं, नेचर के अंदर जो क्रीचर्स हैं, उन सब से वो एक रिक्वेस्ट करते हैं। देन सिंग ये वर्ड्स, मतलब यू वर्ड्स सिंग, सिंग अ जॉयस सॉन्ग। वो चिड़ियाओं से कहते हैं कि अरे ओ चिड़ियाओं, एक तरह से वो उनको एड्रेस करते हैं, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि तुम अपना जो गाना गा रही हो वो गाओ। एंड लेट द यंग लैम्ब बाउंस, और जो यंग लैम्ब हैं, जो हमने पहले स्टैंजा में पढ़ी थी ये लाइन, वही रिपीट की है इन्होंने यहाँ पे। वहाँ पर उस समय वो सैड थे, लेकिन अभी क्या है कि वो एकदम लाइफ के प्रति एकदम पॉजिटिव हैं। तो यहाँ पर वो पॉजिटिव मैसेज दे रहे हैं कि चिड़ियाओं से कहते हैं कि तुम अपना जॉयस सॉन्ग गाओ। एंड लेट द यंग लैम्ब बाउंड एज टू द टैबर साउंड, और जो लैम्स हैं, लैम्स के जो बच्चे मतलब वो होते हैं, उनको नाचने दो। टैबर साउंड मतलब वही ड्रम की आवाज़ पर। वी इन थॉट विल जॉइन योर थॉन्ग, और हम जो है तुम्हारी जो खुशी है उसमें, अपने विचारों में तुम्हारे साथ क्या है, अपने विचारों में तुम्हारी जो खुशी है उसको ज्वाइन करेंगे। ये दैट पाइप एंड ये दैट प्ले, तो ये से मतलब यहाँ पे यू ही है। वो कह रहे हैं कि ये जो पाइप हैं इनको तुम लोग बजाओ, और ये जो खेल जो तुम खेल रहे हो वो खेलो। उन्हीं क्रीचर से कह रहे हैं ये, दैट थ्रो योर हर्ट्स टुडे, फील द ग्लैडनेस ऑफ द मे। वो कह रहे हैं कि जो इस मे के, मतलब स्प्रिंग का जो मंथ जो चल रहा है, मे के महीने की जो खुशी तुम लोग जो फील कर रहे हो अपने दिलों में, उसको मैं भी अपने थॉट्स में, उसको उस खुशी में पार्टिसिपेट करता हूँ, वो ये कह रहे हैं। फिर कह रहे हैं वो, वॉट दो द रेडियंस विच वॉज वन सो ब्राइट। फिर कहते हैं क्या हुआ, जो रेडियंस मतलब वही चमक, वही मेमोरी, वो जो कभी बहुत ही ज़्यादा ब्राइट थी, बी नाउ फॉर एवर टेकन फ्रॉम माई साइड, जो मेरी साइड से अभी मेरे पास से वो जा चुकी है। दो नथिंग कैन ब्रिंग बैक द आवर ऑफ स्प्लेंडर इन द ग्रास, ऑफ ग्लोरी इन द फ्लावर। तो कह रहे हैं कि क्या हुआ, वो मेरी मतलब जो ग्लोरी है, जो पास्ट की या बचपन है, वो मेरे पास से जा चुका है, वो मेरे मेरे पास नहीं है, क्योंकि कुछ भी वापस नहीं लाया जा सकता। नथिंग कैन ब्रिंग बैक दी आवर, जो बीत चुका है उसको वापस नहीं लाया जा सकता। चाहे ग्रास हो, चाहे कोई फ्लावर हो। जैसे एक घास होती है ना, घास की जो चमक होती है एक बार खो जाती है ना, तो वो वापस नहीं आ सकती फिर से, चाहे वो नई घास उगाएगी, लेकिन एक घास अगर सूख गई खिलने के बाद, निकलने के बाद, तो दोबारा से उसमें वो चमक नहीं आती है। द ग्लोरी इन द फ्लावर, एक बार फूल जब खिल जाता है तो मुरझा जाएगा, फिर से दोबारा थोड़ी खिलेगा वो, फिर तो नया ही फूल आएगा, दोबारा से वो कली आएगी, फिर से एक फूल खिलेगा, बट वो दोबारा से नहीं खुलता। तो वो वही कह रहे हैं कि वापस जो बीत गया है वो वापस नहीं आ सकता। वी विल ग्रीव नॉट रादर फाइंड स्टैंड इन वॉट रिमेन्स बिहाइंड। वो कह रहे हैं कि अब हम ग्रीव नहीं करेंगे, बल्कि हम क्या करेंगे,
उस जो चीज़ हमारे पास रह गई है, रिमेन्स मतलब जो बाकी बचा है, उस चीज़ के लिए हम स्ट्रेंथ फील करेंगे, मतलब खुशी मनाएंगे। अब हम दुख नहीं मनाएंगे, हम खुशी मनाएंगे। किसके लिए? जो हमारे पास बचा है, जो हमारे पास रह गया है। इन द प्राइमल सिंपैथी विच हैविंग बीन मस्ट एवर बी। प्राइमल सिंपैथी मतलब वही प्रीवियस जो ग्लोरी है, जो कभी हमारे साथ बहुत ज़्यादा थी, है ना, वो हमें हमारे साथ रहेगी। मस्ट एवर बी का मतलब है वो हमारे साथ रहेगी। इन द सूदिंग थॉट दैट स्प्रिंग आउट ऑफ ह्यूमन सफरिंग। जैसे स्प्रिंग, जब ह्यूमन जब सफरिंग में होता है, परेशान होता है, तो जैसे स्प्रिंग क्या करता है, ह्यूमन को सूद करता है, वैसे ही वो डिवाइन ग्लोरी, वो चमक जो हमारे अंदर है, वो हमारे साथ रहेगी। हमारी हमारी मुश्किल वक्त में हमारा वो साथ देगी। इन द फेथ दैट लुक्स थ्रू डेथ इन ईयर्स दैट ब्रिंग द फिलोसफिक माइंड। और फिर वो कह रहे हैं कि जीवन का जो सत्य है, अगर आदमी एक बार ये चीज़ समझ जाए कि जो डेथ है, डेथ की बात कर रहे हैं वो यहाँ पे, कि जीवन का जो सबसे ज़्यादा जो भयानक सत्य है वो डेथ है। तो भयानक मत कहो इसको, सुंदर कह लो। या तो जैसे जॉन कीट्स कहते हैं कि जो क्या है, शिव ही सुंदर है, सुंदर ही शिव है। वही वाली बात है ये यहाँ पे, कि जो डेथ है ना, जीवन का जो अल्टीमेटली जो डेथ है ना, वही सभी दुखों का अंत है। एक बार हम ये जान जाएंगे कि जो डेथ है वो आनी आनी है, ठीक है, ये जो जीवन है ये नश्वर है। आदमी जन्म लेता है, मर जाता है, आत्मा फिर आती है, फिर से जन्म लेता है, फिर बड़ा होता है, फिर मर जाता है। इस चीज़ को हम जान जाएंगे तो हम क्या हो जाएंगे, फिलोसॉफिक माइंड। हम है ना, हमें सारी इन दुखों से एक बार छुटकारा मिल जाएगा जब हम इस सत्य को जान जाएंगे। फिर फाइनल स्टेंजा में वो कहते हैं, एंड ओ ये फाउंटेन्स, मिडो हिल एंड ग्रोव्स, फॉर बोर्ड नॉट एनी सेवरिंग ऑफ अवर लव। तो वो कह रहे हैं कि ये जो फाउंटेन्स हैं वही नेचर की जो चीज़ें हैं, मिडोज घास का मैदान, हिल्स, है ना, ये पहाड़, ये ग्रोव्स, ये बगीचे, इनको उनका जो हृदय है वो हमेशा क्या करेगा, प्यार करेगा। इनके लिए हमेशा, नेचर की जो चीज़ें हैं उनके लिए हमारे मन में हमेशा प्यार रहेगा। येट इन माई हर्ट ऑफ हर्ट्स आई फील योर माइट। क्योंकि मैं हृदय, हर्ट ऑफ हर्ट्स का मतलब है दिल की गहराइयों से मैं तुम्हारी माइट, तुम्हारी प्रेजेंस को, तुम्हारी शक्ति को फील करता हूँ। आई ओनली हैव रेलिंक्विस्ड वन डिलाइट। केवल मेरे से एक डिलाइट क्या है, रेलिंक्विस्ड, जा छूट गई है, वही है ना, डिवाइन ग्लोरी बचपन वाली। तो वो मेरे से एक छूट गई है। टू लिव बिनेथ योर मोर हैबिचुअल स्वे। तो जिसके नीचे मैं मतलब रहता था बहुत अच्छे से। आई लव द ब्रूक्स विच डाउन देयर चैनल फ्रेड। मैं है ना नदियों को प्यार करता था, सब चीज़ों को मैं प्यार करता था, लेकिन वो चीज़ मतलब उस समय ज़्यादा थी तो मैं करता था। अगर मुझे ये पता होता कि ये चीज़ जब मैं बड़ा हो जाऊँगा मेरे साथ नहीं रहेगी तो और अच्छे से करता। बस वो यही कह रहे हैं, इवन मोर देन व्हेन आई ट्रिप्ड लाइटली एज दे। लेकिन वो कह रहे हैं कि उस समय मुझे पता नहीं था कि ये जो ग्लोरी है मेरे पास उतनी मतलब जब मैं बड़ा हो जाऊँगा उस समय नहीं रहेगी, तो मैं उनको और अच्छे से इंजॉय करता। क्योंकि जब वर्ष में छोटे थे तो नेचर को बहुत इंजॉय करते थे। द इनोसेंट ब्राइटनेस ऑफ ए न्यू बॉर्न डे इज़ लवली येट। वो कह रहे हैं कि जो इनोसेंट है, मतलब न्यू बॉर्न डे से मतलब है यहाँ पे सूरज का उगना। जैसे जो सूरज होता है, ये जो सुबह सुबह जो निकलता है, एक न्यू बॉर्न डे मतलब एक नई शुरुआत होती है ह्यूमन डे की। वो क्या है, अभी भी उन्हें सुंदर लगता है। एक तरह से वो यहाँ बता रहे हैं, द क्लाउड दैट गैदर राउंड द सेटिंग सन। और फिर जब वो छिपता है, सेट होता है, मतलब सन जब उगता है तो एक नई शुरुआत होती है ना, वो मतलब ह्यूमन लाइफ स्टार्ट होती है। एंड जब वो सेट होता है, सेटिंग सन के बारे में बात करते हैं कि सो द क्लाउड दैट गैदर राउंड, उसके आसपास वो बादलों से घिर जाता है। टू टेक ए सॉबर कलरिंग फ्रॉम एन आई। और वो जो दृश्य होता है वो एक बहुत ही ज़्यादा सुंदर, आँखों को देखने वाला होता है। दैट हैथ कैप्ट वॉच ओवर मैंस मॉर्टेलिटी। तो वो यहाँ पे वही ह्यूमन की जो मतलब नश्वरता है उससे यहाँ पे यह तुलना कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि वो जो सीन होता है जब सन सेटिंग होती है, वो क्या दिखाता है, वो दिखाता है कि मैन भी इसी तरीके से नश्वर है। यानी कि जब नेचर में हर चीज़ मतलब होती है, शुरू होती है, फिर एंड होती है, तो ह्यूमन जो है वो मतलब मानव शरीर भी क्या है, मतलब हम इंसान क्या है, नश्वर हैं। जैसे एक सूरज है, वो उगता है और फिर पूरे दिन उगता है और फिर लास्ट में जाके वो उसको ख़त्म होना पड़ता है। तो ऐसे ही जीवन है हमारा। हम जन्म लेते हैं, पूरे जीवन संघर्ष करते हैं, नई नई अचीवमेंट हासिल करते हैं, नए एम बनाते हैं, लेकिन लास्ट तो हमारा वही है ना, हमें अंत में मर जाना है। तो वही बता रहे हैं कि नेचर में भी यही सारी चीज़ें, नेचर हमें दिखाती है हमारी नश्वरता को। तो जैसे सन छिपता है,
अनदर रेज हैथ वीन एंड अदर पाम्स आर वॉर्म। और फिर वो कह रहे हैं कि जब इंसान मर जाता है तो फिर एक नई रेस, एक नई पीढ़ी जन्म लेती है ना, और नई चीज़ें जन्म लेती हैं। तो मतलब वो बता रहे हैं बस ह्यूमन की जो यहाँ पे मैन की जो मोटिलिटी है उसको उन्होंने सेटिंग सन के साथ कंपेयर किया है, नेचर के साथ। फिर वो आगे बोलते हैं थैंक्स टू द ह्यूमन हर्ट बाई विच वी लिव। फिर वो इस ह्यूमन हर्ट को थैंक्स बोलते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है जो एग्जाम में आती है। वो कहते हैं थैंक्स टू द ह्यूमन हर्ट बाई विच वी लिव, जिससे जिसके द्वारा, लिव से मतलब है कि हम जिसके माध्यम से हम इस नेचर को फील कर पाते हैं, इस वर्ल्ड को फील कर पाते हैं, उस दिल को वो धन्यवाद करते हैं। थैंक्स टू इट टेंडरनेस, वो उसकी टेंडरनेस को धन्यवाद करते हैं। इट्स जॉय, उसकी जॉय एंड फियर्स, यानी कि जो हृदय है, जो दिल है, जो जॉय देता है, जो फियर्स देता है, जो चीज़ें देता है, उस सब के लिए वो धन्यवाद करते हैं। एंड बोलते हैं लास्ट में, फिर ये बहुत ही फेमस लाइन है उनकी, टू मी द मीनेस्ट फ्लावर दैट ब्लोज कैन गिव थॉट दैट डू ऑफन लाइज टू डी फॉर टीयर्स। वो कह रहे हैं कि मेरे लिए प्रकृति का मतलब मीनेस्ट फ्लावर, यानी निम्न से निम्न फूल, सबसे छोटा फूल कहने का मतलब है, नेचर में क्या दे सकता है, वो थॉट्स दे सकता है, जिससे क्या हो सकते हैं, मेरे टीयर्स मतलब मेरे जो दुख हैं वो रिमूव हो सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो नेचर है, नेचर के छोटा सा एक तिनका भी ह्यूमन सफरिंग को रिमूव कर सकता है। मतलब नेचर में वो कैपेबिलिटी है हम ह्यूमंस की सफरिंग को ख़त्म करने की। सो इन ब्यूटीफुल लाइंस के साथ विलियम वर्ड्सवर्थ अपनी पोइम को एंड करते हैं। ये उनकी वन ऑफ द बेस्ट पोइम है। अगर आपने इस पोइम को नहीं पढ़ा तो आपने विलियम वर्ड्सवर्थ को नहीं पढ़ा। सो गाइज, आई होप you like the session, and please do like and share this channel. Thanks for watching this video. Thank you so much.